आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू, ए वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट जो हमारे पास में टॉपिक रहने वाला है वो आपके पास में स्टेटमेंट एंड कोर्स ऑफ एक्शन, यानी कि कथन व कार्यवाही। ठीक है, तो नेक्स्ट आपका टॉपिक यहां पे है कथन व कार्यवाही। कार्यवाही या फिर कई बार लिखा हुआ रहता है कार्यवाहियां। ठीक है, इसका अर्थ होता है कि कोई भी हमारे पास में आपको इस तरह के सवालों के अंदर क्या होगा कि आपके दैनिक बोलचाल, दैनिक जो आपके पास में जीवन में जो वर्ड्स हमारे पास में होते हैं, ठीक है, किसी का कोई नोटिस है या फिर कोई न्यूज़पेपर के अंदर आर्टिकल्स है, या आपके पास में जो सोशल इंटेलिजेंस के बेस्ड ऑन जो डायलॉग्स हमारे पास में है, उनका एक टाइप आपके पास में होता है कथन व कार्यवाही का। ठीक है, यहां आपके पास में क्या होगा, कथन के अंदर में कोई आपको एक सिचुएशन दी जाती है। क्या दी जाती है? एक सिचुएशन दे दी जाएगी, एक परिस्थिति आप लोगों को दी जाती है। ठीक है, और फिर उस परिस्थिति के आधार पे क्या उचित कार्यवाही आपके पास में होनी चाहिए। ठीक है, कार्यवाही तो कई तरह की हो सकती है, जैसे कोई प्रॉब्लम अगर आ जाए, मान लो गांव में बाढ़ आ गई, तो सरकार या फिर वहां पर जो जिला प्रशासन है वो किस तरह के एक्शन लेगा। ठीक है, या और कोई समस्या हमारे पास में है, उसके लिए कौन सा एक्शन बनना चाहिए, किस तरह का एक्शन वहां पे लिया जाना चाहिए। ठीक है, तो जिन लोगों की सोशल इंटेलिजेंस अच्छी है, सोशल इंटेलिजेंस से मतलब है कि मतलब आप आसपास की खबर रखते हो कि आसपास अगर किसी कॉलेज में रिजल्ट अच्छा नहीं गया तो अगले साल उनका क्या डिसीजन वो लोग लेते हैं। ठीक है, जिनका रिजल्ट अच्छा है वो किस तरीके से उसको और बेहतर तरीके पे बढ़ाते हैं। कहीं बाढ़ आ जाए तो सरकार किस तरह के एक्शन लेती है। ठीक है, सरकार मदद करती है, आर्मी के रूप में उनको मदद की जाती है। तो इस तरह की नॉलेज आपके अंदर अच्छी है, तो आप यहां पे समझ पाते हो, रिलेट कर पाते हो कि कैसे एक्शंस उचित एक्शन होते हैं। ठीक है, आपको एक चीज माननी होगी कि आपके आसपास किसी भी समस्या को टैकल करने के लिए, भले वो समस्या आपके पास में बहुत बड़ी थी, सरकार ने एक्शन लिया, या छोटी समस्या थी, वहां के आसपास के पुलिस ने एक्शन वहां पे लिया, या उससे भी छोटी समस्या थी, आसपास सोसाइटी के लोगों ने ही डिसीजन लेके उसको सॉल्व कर लिया, या उससे भी छोटी समस्या थी परिवार के स्तर की, तो परिवार के मुखिया ने उसको हैंडल कर लिया वहां पर। ठीक है, तो समस्या कई लेवल की हो सकती है, समस्या जितनी जटिल होगी उसका समाधान भी उतना ही कॉम्प्लेक्स तरीके का होगा। ठीक है, अगर समस्या हमारे पास में छोटी सी है तो उसका समाधान भी छोटा होगा, अगर समस्या बड़ी है तो उसका समाधान भी बड़ा होगा। अगर मोटे मोटे शब्दों में मैं कहूं तो जिस रूप की हमारे पास में समस्या है उसी रूप का हमारे पास उसका समाधान होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि बहुत छोटी सी समस्या है और उस समस्या के लिए बहुत बड़ा एक्शन ले लिया जाए, तो वो हमारे पास में इस तरह के जो कार्यवाही होती है वो उचित नहीं होती। तो आपका टास्क यहां पे रहेगा कि कोई भी कोर्स ऑफ एक्शन आपके पास में है, कोई भी कोर्स ऑफ एक्शन आपके पास में है, कार्यवाही आपके पास में है। ठीक है, आपको ये बताना होता है कि ये हमारे पास में उचित है या ये कार्यवाही आपके पास में अनुचित है। ठीक है, ये कैसे सवाल होते हैं, एक समस्या होगी उसका समाधान देखना होगा। ठीक है, ये तो आपने सवाल का रूप समझा, कैसे फॉर्मेट में सवाल आएगा। अब कितने प्रकार के बन सकते हैं, उसका एप्टीट्यूड कितने तरह का होता है, वो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। लेकिन आपका टास्क क्या है, हर सवाल के अंदर आपको क्या करना है, उस क्वेश्चन के अंदर आपको ये पता लगाना है कि जो कार्यवाही हुई है वो समस्या के अनुसार एक उचित कार्यवाही है या अनुचित कार्यवाही है। ये आपका टास्क होता है क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, इसके अनुसार आपको आंसर करने होते हैं, आपको बताना होता है कि अगर दो कार्यवाहियां हैं तो उनमें से क्या दोनों अचूत हैं, उचित हैं, या उनमें से एक ही उचित है, या दोनों ही उचित नहीं है, या दोनों में से कोई भी एक हो जाए तो वो उचित हमारे पास में होगा। इस तरह का आपको आंसर देना होता है। ये आपका टास्क है इस टॉपिक के अंदर, ये आपको करना है, आपको बताना होता है। योर टास्क यहाँ पे हो गया आपके पास में कि आपका टास्क ये है। ठीक है, तो चलिए पहले इसका थ्योरी पार्ट जो है वो हम लोग यहां पर देखेंगे। सबसे पहले कि कार्यवाही का क्रम किसी घटना के घटित होने या घटित होने के बाद उठाया जाने वाला व्यवहार्थ कदम। कार्यवाही क्या है, हमारे पास में कोई घटना हो रही है या होने हो चुकी है, हो रही है या हो चुकी है, उसके लिए कोई भी कार्यवाही वहां पर ली जाती है। जैसे बाढ़ आ रही है तो बाढ़ चल रही है, एक दिन आ चुके, 2 दिन आ चुके, 10 दिन और चलेगी कम से कम, तो उसके बीच में ही आपको एक्शन लेना पड़ेगा। तो कोई भी समस्या वो घटित हो रही है या घटित हो चुकी है, उसके बाद में आपको एक्शन लेना होता है। व्यवहार्थ शब्द आ गया यहाँ पे। ठीक है, क्या है यहाँ पे, फीजिएबल स्टेप यहाँ पे आ चुका है आपके पास में,
और ये चीज आपको देखनी होती है आपकी समझ के अकॉर्डिंग, वो फिजिबल एक्शन है या नहीं समस्या के अनुसार। ठीक है, इस प्रकार के प्रश्नों में एक स्थिति प्रस्तुत की जाती है, कोई स्थिति आपके पास में होगी, उस स्थिति के संदर्भ में कुछ कार्यवाही का सुझाव आपको दिया जाता है। आपको कार्यवाही के सही तरीके की पहचान करनी है कि कौन सी कार्यवाही वहां पर समस्या के अनुसार सही होगी। ठीक है, इसमें मैंने मोटा मोटा बताया कि छोटी समस्या छोटा समाधान, बड़ी समस्या बड़ा समाधान उसका होगा। ठीक है, आपको कार्यवाही के सही तरीके की पहचान करनी होगी जो या तो समस्या को कम करेगा। अच्छा, आपका समाधान कैसा होना चाहिए? जो समाधान है, जो सॉल्यूशन है, या जिसको हम कोर्स ऑफ एक्शन बोल रहे हैं, कार्यवाही जो है ये या तो समस्या को कम करेगा, या तो समस्या को क्या करेगा, कम करेगा, या खत्म करेगा। अगर उसको पूरी तरीके से खत्म किया जा सकता है तो उसको पूरी तरीके से खत्म किया जाएगा, और अगर उसको खत्म नहीं किया जा सकता तो उसको कम कर सकें ऐसा समाधान वहां पर करना होगा। ठीक है, और उस स्थिति से उत्पन्न स्थिति में सुधार करेगा या उसको पूरी तरीके से सही करेगा। कार्यवाही का मार्ग व्यवहार्थ होना चाहिए, व्यवहार्थ यानी कि एक्सेप्टेबल होना चाहिए। जैसा आपने आज से पहले सुना होगा या देखा होगा, इस तरह का आपके पास में उसका क्या होना चाहिए, कार्यवाही का सुधार का तरीका होना चाहिए, कार्यवाही होनी चाहिए, और जीवन के व्यवहारिक पहलू से संबंधित होना चाहिए। जैसा मैंने कह दिया, ये जितनी भी समस्याएं आपके सामने रखी जा रही है, ये कहीं ना कहीं हमारे देश में घटित होती रहती हैं, बहुत पहले से होती आई हैं, अब भी होती हैं और आगे भी होंगी। ठीक है, और इनके जो समाधान है वो समाधान भी गवर्नमेंट के द्वारा अगर गवर्नमेंट स्तर का है, राज्य के द्वारा अगर राज्य स्तर का है, जिले के द्वारा अगर जिले स्तर की समस्या है, और लोकल की समस्या है तो लोकल स्तर पे उसका समाधान, पारिवारिक समस्या है तो परिवार स्तर पे, समाज के लेवल की समस्या है तो समाज के स्तर पे इनके समाधान अब तक होते हुए आए हैं। वैसा ही व्यवहार्थ सॉल्यूशन आपको यहाँ पर देखना होता है। आपकी आपसी समझ से एक व्यवहार्थ सॉल्यूशन, व्यवहार्थ कार्यवाही जो है वो आपको पहचाननी होती है। कार्यवाही उचित होनी चाहिए। ठीक है, कार्यवाही का काम ये होना चाहिए, वो तो समस्या को या तो खत्म करे या उसको कम करे। ठीक है, देखें नेक्स्ट हमारे पास कार्यवाही का सही तरीका चुनते समय आपको कौन से बिंदुओं का ध्यान रखना है। तो जो पॉइंट मैंने आपको बोल के बताए वो सारे यहाँ पे रिटर्न फॉर्म में भी आपके पास में रहेंगे। इन प्रश्नों को हल करने के लिए उम्मीदवारों को निम्नलिखित महत्वपूर्ण बिंदुओं को ध्यान में रखने की सलाह दी जाती है। कौन कौन से? सरल समस्या के लिए कार्यवाही का तरीका सरल होना चाहिए। आसान समस्या है, आसानी सॉल्यूशन होगा, न कि जटिल। उसके लिए जटिल समाधान नहीं होगा। ठीक है, तो जो इसे हल करने या कम करने की तुलना में अधिक समस्याएं पैदा कर सकता है। और एक और पॉइंट जो ध्यान में रखना होता है, आपका समाधान ऐसा होना चाहिए, ठीक है, जो समस्या को कम कर सके, साथ में उस समाधान की वजह से कोई नई समस्या ना खड़ी हो जाए। उस समाधान की वजह से क्या होना चाहिए, कोई नई समस्या नहीं खड़ी होनी चाहिए। कार्यवाही का सही तरीका कठोर और अलोकतांत्रिक होने के बजाय समस्या के समाधान की दिशा में एक सकारात्मक कदम हो रहा है। मतलब ये जो हमारे पास में होगा, ये पॉजिटिव सेंस में कोई लिया गया एक्शन होगा। ठीक है, एक तो इसकी वजह से कोई नई समस्या खड़ी नहीं होगी, और ये सकारात्मक दिशा में ऐसा समाधान जिससे किसी और के लिए समस्या खड़ी नहीं हो। ठीक है, प्लस उस समस्या का एक उचित और एक बेहतर समाधान वहां पर हो। ऐसा नहीं हो कि एक ऑप्शनल, बस उसकी जगह कुछ और बेहतर किया जा सकता था लेकिन वो कर दिया। जो सबसे बेस्ट सॉल्यूशन होगा कहीं ना कहीं उसकी तरफ हमको देखना होता है। उचित समाधान होना चाहिए हमारे पास में। नेक्स्ट चलेंगे। अगर हमारे पास में यदि कोई भी कार्यवाही केवल शब्द के साथ में की जाती है, अब ये केवल शब्द आपके पास में लगातार आ रहा है, ये शब्द आप लोग जो हैं देखते हो कथन व तर्क के अंदर, कथन व अवधारणा के अंदर, पूर्व धारणा के अंदर, कथन व कार्यवाही के अंदर आप देखोगे इसको, कथन व निष्कर्ष के अंदर देखोगे। इस शब्द को मार्क कर लेना। यह आपको सिलॉग में दिखता है, ये आपको वेन डायग्राम में दिखता है, ये आपको जितनी जगह रीजनिंग के अंदर दिखेगा। इस शब्द को हमेशा अच्छे से देखा करो क्योंकि ये पूरे सवाल को बदल के रख देता है। ठीक है, अगर केवल शब्द आ रहा है तो ये कार्यवाही को कमजोर बनाता है। ठीक है, हमेशा एक दिमाग में फ्रेम रखना कि दुनिया की कैसी भी समस्या हो, मैं मोटे तौर पे बता रहा हूं, दुनिया की कोई भी समस्या हो, ऐसा कभी नहीं होता कि किसी समस्या को हल करने का एक ही तरीका है या एकमात्र सॉल्यूशन या केवल एक ही हमारे पास में उसका तरीका हो। हर समस्या को सॉल्व करने के या उस समस्या को कम करने के कई तरीके हो सकते हैं। अच्छे तरीकों की भी बात की जाए तो ऐसा नहीं है अच्छा एक ही तरीका होगा, अच्छे कई तरीके हमारे पास में हो सकते हैं। तो जब भी आपके पास में केवल शब्द आ जाए तो पहली बात तो सवाल की सिचुएशन पे डिपेंड करेगा, बाकी 99% केसेस में ये केवल शब्द आपकी कार्यवाही को कमजोर बनाएगा, आपके निष्कर्ष को कमजोर बनाएगा, आपके अनुमान को कमजोर बनाएगा, आपके तर्क को कमजोर बनाएगा। तो इस केवल शब्द का हमेशा ध्यान रखना है। ठीक है,
इन मोस्ट ऑफ द केसेस ए सिचुएशन हैज मोर देन वन कोर्स ऑफ एक्शन, एक से ज्यादा समाधान हर समस्या के होते हैं, ठीक है, तरीके होते हैं एक से ज्यादा, लेकिन वे कभी भी एक दूसरे के लिए विशिष्ट नहीं होते। तो उत्तर यह होना चाहिए कि दोनों अनुसरण करते हैं या नहीं, दोनों में से कोई भी अनुसरण करता है। अगर एक से ज्यादा तरीके हैं उसको हल करने के, ठीक है, और दोनों तरीके ऐसे हैं एक साथ लगाए जा सकते हैं, तो हम कहेंगे दोनों सही है, दोनों को लगाओ, दोनों कार्यवाही करो। लेकिन दोनों तरीके ऐसे हैं कि अकेला ही सॉल्यूशन कर सकता है और दोनों सही हैं, तो हम कहेंगे दोनों में से कोई सा भी एक कर लो, दोनों में से कोई सा भी एक कर लो, ठीक है। नीचे दिए गए उदाहरण आपको जो है प्रतियोगी परीक्षाओं जो हैं उनके बारे में, प्रश्नों के बारे में बेहतर जानकारी देंगे। तो कुछ एग्जांपल मैंने लिए हैं इस थ्योरी को कवर करने वाले, ये पॉइंट आप लोगों ने देखे, इन पॉइंट का ध्यान रखोगे कभी आपकी कार्यवाही गलत नहीं होगी। अब ये पॉइंट्स कैसे अप्लाई करने होते हैं उन क्वेश्चंस की हम लोग प्रैक्टिस करते हुए यहाँ पर चलेंगे। देखिए सबसे पहले निर्देश, नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में कथन दिया जाएगा, कथन के बाद कार्यविधि आपको दी जाएगी, एक या दो कार्यविधि आपको दी जाती है और फिर ऑप्शंस कुछ इस तरीके से दिए जाते हैं। तो ये हमारे पास में क्वेश्चन फॉर्मेट है। क्या है? क्वेश्चन फॉर्मेट आपके पास में कुछ इस तरीके से होगा, आप लोगों को स्टेटमेंट दिया जाएगा, कथन दिया जाएगा, उसके बाद में आपके पास में कोर्स ऑफ एक्शन होगा और फिर आपके पास इस तरीके से विकल्प दिए जाते हैं, उन विकल्प में से, ठीक है, एसएससी इनमें से 4 ही विकल्प देती है। बैंक की बात करें, रेलवे की बात करें तो आपको कहीं ना कहीं कई बार आपको 5 ऑप्शन भी देखने को मिलते हैं, स्टेट लेवल एग्जाम में भी कई बार 5 ऑप्शन देखने को मिलते हैं, ठीक है। ये जो टॉपिक्स हैं आपके पास में, भले स्टेटमेंट वाले जितने भी टॉपिक हैं, ये मेंस लेवल के एग्जाम की बात करें एसएससी में या रेलवे में बेहद इंपॉर्टेंट है। रेलवे में तो प्री लेवल पे भी ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। हम लोग बात करें बैंकिंग एग्जाम की तो वहां पर भी अति महत्वपूर्ण ये हमारे पास में सेक्शन यहाँ पर हो जाता है, ठीक है। लॉ लेवल के एग्जाम की बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट ये हमारे पास में सेक्शन है रीजनिंग का, ठीक है। अगर आप ग्रुप ए या ग्रुप बी लेवल की पोस्ट को टारगेट करते हो तो आप इस टॉपिक को बेहतर लेवल पे तैयार किए बिना, इन सारे टॉपिक्स को जो आप यहाँ पे एनालिटिकल रीजनिंग में पढ़ोगे, इनको बेहतर लेवल पे तैयार किए बिना आप ग्रुप ए और ग्रुप बी लेवल की जॉब जो है उनको नहीं पा सकते। एक सकारात्मक तरीके से सोचना, सकारात्मक तरीके से कोर्स ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए, आप किसी भी डायलॉग को सुन के क्या अनुमान लगाते हो, आपके तर्क क्या होते हैं किसी की बात को सुन करके, आप क्या निष्कर्ष निकालते हो, ठीक है, आप कारण और प्रभाव उसमें देख पाते हो क्या, आप डिसीजन मेकिंग आपकी कैसी है, आप उनके आर्गुमेंट को किस लेवल पे एनालाइज कर पा रहे हो, आपस में रिलेट कर पा रहे हो, ठीक है। ये क्षमता जो आपके अंदर होती है, क्षमता को चेक किया जाता है इन टॉपिक्स के द्वारा, जिनमें से एक आपके पास में स्टेटमेंट एंड कोर्स ऑफ एक्शन। तो आइए उदाहरण से स्टार्ट करते हैं और जो हमने थ्योरी अब तक देखी है उसको रिलेट करते हुए चलेंगे एग्जांपल्स के साथ में। तो आइए यहां देखो, यदि कुछ संस्थानों के सेवानिवृत्त प्रोफेसरों को संगठन के पुनर्गठन पर विचार विमर्श के लिए आमंत्रित किया जाता है तो उनका योगदान संस्थान के लिए फायदेमंद हो सकता है। कि इफ द retired professor of some institute are also invited to deliberate on a restructuring of the organization, their contribution may be beneficial to the institute। जो पुराने प्रोफेसर हैं, रिटायर हो चुके हैं किसी भी कॉलेज से, उनको अगर दोबारा बुलाया जाए और संगठन जो है उसके पुनर्गठन पे उन लोगों की सलाह ली जाए, उनके विचार विमर्श वहां पे आमंत्रित किए जाएं, तो ये संस्थान के लिए क्या हो सकता है, फायदेमंद हो सकता है, ठीक है। सही सी बात है, अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है वहां पे किसी ने मान लो 30-40 साल काम कर लिया, वहां से रिटायर हो गया, वो उसका जो एक्सपीरियंस है वहां पे काम करने का, वो सबसे बेहतर सलाह दे सकता है, उसके पुनर्गठन उसमें कुछ सुधार के बेहतर सलाह वो दे सकता है, तो डेफिनेटली पूछा जाना चाहिए। अब ये कथन है, कथन को एक बार पढ़ो, 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो, लेकिन जो सिचुएशन दे रखी है उसको दिमाग में बिठा लो, ठीक है, उसको अच्छे से एनालाइज कर लो। एनालाइज करने का मतलब अच्छे से पढ़ लिया, क्या कहना चाहता है, उसके एक एक शब्द को ध्यान से पढ़ो, उसके एक एक शब्द में मतलब है, ठीक है। तो यहाँ कोई समस्या जो है वो किस तरह की है कि हमको संस्था के पुनर्गठन के ऊपर विचार चल रहा है और उस पुनर्गठन के लिए एक सुझाव भी इसमें दे रखा है कि क्या है कि जो हमारे पास में पुराने सेवानिवृत्त प्रोफेसर हैं उनको बुलाया जाए, ठीक है। अब इसके ऊपर कोर्स ऑफ एक्शन कैसा लिया जाए, इस पे कार्यवाही जो है वो किस तरह की हो, कार्यवाही के दौरान यहाँ पर लिखा हुआ है, ये कार्यवाही की बात है। अब देखो कार्यवाही यहाँ पर दे रखी है, प्रबंधन सेवानिवृत्त प्रोफेसरों को बुलाने से पहले कर्मचारियों की राय ले सकता है, ठीक है। अब देखो प्रबंधन यानी कि जो मैनेजमेंट है वो जो काम कर रहे हैं उनसे सलाह लेके हम पुराने वालों को बुला करके और उनको रख ले यहाँ पे आगे पुनर्गठन करने के लिए, ठीक है। तो ये कोई उचित कार्यवाही नहीं है।
प्रबंधन जो है उसका रोल है कि जो भी बेस्ट है ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो खुद से सोच करके डिसीजन ले। ठीक है, जो करंटली रनिंग एम्प्लॉइज हैं उनके सुझाव लिए जा सकते हैं, लेकिन कोई भी काम करने से पहले एम्प्लॉइज से पूछा जाए तो ये उनका टास्क नहीं होगा। अगर प्रबंधन खुद के लेवल पे सोच रहा है कि उनको बुलाने से फायदा होगा, ठीक है, उनको बुलाने से उनका अनुभव यहाँ पे ऐड हो पाएगा, तो ये डिसीजन प्रबंधन का रहेगा यहाँ पर। ये स्टेप हमारे पास में कोई उचित कार्यवाही नहीं है कि पहले जो काम कर रहे हैं उनसे पूछ लो तब लेकर के आओ किसी को। ठीक है, तो जो ऑर्गेनाइजेशन है वो उसको पता है कि उसकी क्या वैल्यूज है, उस वैल्यूज के अकॉर्डिंग वो जिनसे भी काम करवा रहा है उनको टास्क दे रखें। ठीक है, और जिसको भी वो लाना चाहता है वो उसका डिसीजन होना चाहिए। अब नेक्स्ट पढ़ो, संगठन के व्यवस्थित पुनर्गठन के लिए प्रबंधन को अनुभवी लोगों को शामिल करना चाहिए। ये बात हमारे पास में एक तो सबसे पहला पॉइंट इससे संबंधित होनी चाहिए, तो इससे संबंधित है सबसे पहला पॉइंट तो कि जो भी कथन है उससे रिलेटेड होना चाहिए। अनुमान है तो अनुमान, कार्यवाही है तो कार्यवाही, या आपके पास निष्कर्ष है तो निष्कर्ष, तर्क है तो तर्क, ये सब आपके कथन से रिलेटेड होना चाहिए। दूसरा, जो बात यहां पे की गई है उसके लिए उचित कार्यवाही होनी चाहिए। तो इन्होंने कहा कि जिसके पास अनुभव है उसको बुलाना चाहिए, बिल्कुल एक उचित कार्यवाही है यहाँ पे। इसके बाद में ये उचित कार्यवाही हमारे पास में होगी। क्यों होगी? क्योंकि अगर जो एक्सपीरियंस लोग हैं, जो वहां पे पूरा अपना जीवन दे चुके हैं उस काम को, जो अनुभव है उनका, जो वहां से रिटायर हो चुके हैं, ठीक है, उनके अनुभव जो है उस अनुभव के आधार पे वो बेस्ट डिसीजन उस संस्थान के लिए ले सकते हैं। ठीक है, आगे चले। अगला हमारे पास में कार्यवाही, हमारे पास में यहां पर देखो, ये हमारे पास में है, लोगों को रेडियो टेलीविजन पे उभरते खतरे के बारे में जागरूक किया जाना चाहिए। दिया हुआ है कि incessant rain for the past several days has posed the problem of overflowing and flood as the river bed is full of silt and mud। ठीक है, incessant rain, लगातार जो हमारे पास में रेन हो रही है, for the past several days, लगातार पिछले कुछ दिनों से बरसात हो रही है, और उसकी वजह से क्या समस्या खड़ी हो गई? ओवरफ्लोइंग की, यानी कि जहां भी पानी भरा हुआ था वो उफान मार रहा है, भर गया वहां पे पूरा, और फ्लड भी आ गई है, बाढ़ भी आ गई है आसपास के क्षेत्र में जहां भी पानी ज्यादा भरेगा। एज द रिवर बेड इज फुल ऑफ सिलेट एंड मड, और रिवर बेड जो है उसके अंदर सिलेट और मड जो है, कीचड़ वगैरह वो ज्यादा है, और उफान मारेगा तो वो भी बाढ़ के साथ साथ लोगों तक पहुंचेगा। ये समस्या को समझ गए, समस्या को अच्छे से समझो, ये समस्या है अब लगातार बरसात के कारण। अब इसके ऊपर क्या कार्यवाही होनी चाहिए? तो यहां दो कार्यवाहियां हैं हमारे पास, कोर्स ऑफ एक्शन है। पहला पढ़िए, लोगों को रेडियो टेलीविजन पे उभरते खतरे के बारे में जागरूक किया जाना चाहिए। ठीक है, देखो इस स्टेप की बात करें, जब भी कोई बाढ़ आती है तो ऐसा थोड़ी होता है अचानक से पूरे क्षेत्र में आ गई, वो थोड़े से क्षेत्र में आती है, वहां से और बढ़ती है, फिर और बढ़ती है, धीरे धीरे ज्यादा एरिया को कवर करती हुई चलती है। ठीक है, अगर मान लो अब ऐसी सिचुएशन में सरकार के लिए या फिर वहां की जो भी अथॉरिटी है उसका लोगों को जहां तक बाढ़ नहीं पहुंची उनको इन्फॉर्म करना जरूरी है कि भैया 1-2 दिन में आप लोगों तक बाढ़ पहुंच जाएगी, अपना बोरिया बिस्तर समेटो और थोड़ा दूर चलो। जो भी आपका जान मान की हानि हो सकती है उस जान मान को लेकर के आगे चलो। तो ये एक अच्छा डिसीजन है, और आपने देखा होगा न्यूज वगैरह में कई बार जब भी बाढ़ होती है तो ऐसा ही किया जाता है, जो वहां पे रहने वाले लोग हैं उनको वहां से दूसरी जगह पे डिस्प्लेस किया जाता है टाइमली। ठीक है, और जो ऑलरेडी फंस चुके हैं उन तक जो है खाना और उनको वहां से बाहर निकलने के कार्यक्रम किए जाते हैं। अब अगला है, जल स्तर घटने के तुरंत बाद नदी तल से गाद और कीचड़ को साफ किया जाना चाहिए। और जैसे ही जल स्तर जो है वो कम हो जाता है, जल का जो स्तर है जो सभी जगह भरा हुआ है जिसके कारण वहां पे बाढ़ और फ्लड आ रखी है, ठीक है, तो उस स्तर के जैसे ही बैलेंस होता है उसके बाद उस मड को, कीचड़ को भी साफ करो, क्योंकि उससे भी समस्या खड़ी हो रही है। तो ये बात भी एकदम सही कार्यवाही है, जो समस्या थी उससे ही रिलेटेड है दोनों, पहला पॉइंट। दूसरा, इस समस्या को समाधान या इसको कम करने के ही टास्क कर रखें। ठीक है भाई, इस समस्या से क्या हो रहा है? जान मान की हानि हो रही है, तो आप लोगों को टेलीविजन के जरिए, रेडियो के जरिए या और मीडियम से इन्फॉर्म कर रहे हो कि क्या समस्या है, उसका लेवल क्या है, वो कितनी बढ़ सकती है, कितने लोग उससे पीड़ित होंगे, कितने गांवों तक वो फैलेगी। ये न्यूज आपने उनको दे दी। दोनों के दोनों उचित कार्यवाहियां हैं, यानी कि दोनों कार्यवाही उचित यहां पर होंगी। आगे चलें। अगला हमारे पास में, परमाणु ऊर्जा किसी देश को सुरक्षित नहीं बना सकती। क्या कथन है? कि जो न्यूक्लियर पावर है कैन नॉट मेक ए कंट्री सिक्योर, न्यूक्लियर पावर कैन नॉट मेक ए कंट्री सिक्योर। ठीक है, ये कथन है। अब इस कथन को आप एकदम सही मानोगे कि भाई कथन है, बात सत्य है, एकदम सही है। अब हमारा जो निष्कर्ष होगा वो इसी से रिलेटेड होना चाहिए। न्यूक्लियर पावर के किस बारे में बात कर रखी है कि सिक्योर नहीं बनाता किसी कंट्री को। कार्यवाही क्या होनी चाहिए भाई? इस कथन के बाद कार्यवाही क्या होनी चाहिए? ठीक है, वी शुड स्टॉप फर्दर इंक्रीजिंग और न्यूक्लियर पावर, वी शुड डिस्ट्रॉय आउट न्यूक्लियर कैपेबिलिटी।
वी शुड फोकस ऑन इंप्रूविंग डिप्लोमेटिक रिलेशंस। ठीक है, देखो पहला बोलता है वी शुड स्टॉप फर्दर इंक्रीजिंग और न्यूक्लियर पावर। देखो न्यूक्लियर पावर जो है वो परमाणु ऊर्जा जो है वो डिस्ट्रक्शन के काम में नहीं आ रही। आज के टाइम पे आप देख रहे हो तो परमाणु ऊर्जा जो है वो ऊर्जा इतनी बड़े अमाउंट में उसके अंदर जनरेट होती है कि उसका उपयोग अगर सही तरीके से किया जाए, जैसे बिजली उत्पादन से लेकर के और चीजों में किया जाए, तो बहुत अच्छे स्तर पे कभी हमें ऊर्जा की सप्लाई के लिए जो है पानी या फिर हवा या फिर और चीजों पे डिपेंडेंसी जो है वो कम हो जाएगी। ठीक है, और डेफिनेटली एक अच्छा ऊर्जा का स्रोत है, तो ऐसे स्रोत को बढ़ाना बंद करना एक अच्छा विकल्प नहीं होगा, क्योंकि ऐसा करने से जो परमाणु डिस्ट्रक्शन के लिए जिन लोगों ने जो लोग कर रहे हैं उनके लिए तो सही डिसीजन है, लेकिन जो इस परमाणु ऊर्जा का और भी उपयोग करते हैं उनके लिए ये स्टेप यहाँ पे क्या होगा, गलत होगा। अगला देखो, हमें परमाणु क्षमता को नष्ट कर देना चाहिए। अब अगर उसको नष्ट कर दोगे तो एक डिफेंसिव तरीके से आपने उसको रखा हुआ था कि आप खुद तो मान लो, जैसे कई सारी कंट्री हैं, इंडिया है हमारे पास में, हमने डिफेंसिव तौर पे रखा हुआ है परमाणु ऊर्जा, परमाणु जो बम वगैरह हैं हमारे पास में, जो भी परमाणु ऊर्जा का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो इनको डिफेंसिव तौर पे रखा हुआ है। अगर ये नहीं होंगे तो जैसे हमारे कुछ पड़ोसी बड़े प्यारे हैं, ठीक है, वो लेके बैठे हैं, तो हमें भी डिफेंसिव तौर पे रखना जरूरी हो जाता है। और नष्ट करना कोई अच्छा विकल्प नहीं है, क्योंकि आपने नष्ट कर दिया, दूसरी समस्या खड़ी हो गई, आप पे गिरा दिया उन्होंने, अब तुम्हारे पास तो है नहीं, हम तो गिराएंगे। या फिर नष्ट कर दिया, उसके और भी यूजेस हो सकते थे, वो काम वहां पे नहीं हो रहे, तो ये हमारे पास में कोई अच्छा कार्यवाही वहां पे नहीं है। अगला को हमें राजनीतिक संबंधों को बेहतर बनाने पे ध्यान देना चाहिए, बिल्कुल, कि आपको न्यूक्लियर हथियार और बाकी चीजें यूज नहीं करनी पड़े। ठीक है, हमेशा लड़ाई या जंग जो है किसी भी समस्या का समाधान नहीं होता। डायलॉग, वार्तालाप, बातें, ये समाधान होते हैं किसी भी समस्या के, स्पेशली जंगों के। ठीक है, जंग के बारे में जब भी आपको कार्यवाही पूछी जाएगी, हमेशा ध्यान रखना डायलॉग्स यानी कि वार्तालाप या कन्वर्सेशन जो है वो ही उसका एक अच्छा विकल्प यहाँ पे होता है। तो राजनयिक संबंधों को बेहतर बनाने पे ध्यान देना चाहिए। इंप्रूविंग डिप्लोमेटिक रिलेशंस, डिप्लोमेटिक यानी कि बातचीत से सुलझाओ मामलों को, मसलों को, वो सबसे बेहतर है। तो ऐसा कार्यवाही हम हमेशा उचित मानते हैं। तो ओनली थर्ड यहाँ पे क्या करेगा, उचित होगा। नेक्स्ट चलो, अब हम लोग आ जाते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस पे। पॉइंट सारे यही रहेंगे हमारे पास में, इनको कैसे अप्लाई होता है। ठीक है, देखिए सबसे पहले, गर्मी के दौरान प्रदूषित पानी पीने से हर साल बड़ी संख्या में लोगों की मौत हो जाती। गर्मियों में प्रदूषित जो पानी है, यानी कि जो पानी हमारे पास में पॉल्यूटेड पानी है, उसको पीने से बड़ी संख्या में लोगों की मौत हो जाती है। अब इन्होंने एक चीज कहा, बड़ी संख्या में, तो इससे पता लगा कि जो प्रॉब्लम है वो लार्ज है, वो इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, छोटी मोटी समस्या नहीं है अगर बड़ी संख्या में लोग मर रहे हैं किसी के कारण। अगला, अब इस पे कार्यवाही भी कैसी होगी, कार्यवाही भी सॉलिड होनी चाहिए, जटिल होनी चाहिए। देखिए कार्यवाही हमारे पास में किस तरीके की होगी, तो यहां दे रखा है द गवर्नमेंट शुड मेक एडिक्वेट अरेंजमेंट टू प्रोवाइड सेफ ड्रिंकिंग वाटर टू ऑल इट्स सिटीजन्स। ठीक है, सेफ ड्रिंकिंग वाटर जो है वो सिटीजन्स को प्रोवाइड करना चाहिए गवर्नमेंट को। तो डेफिनेट सी बात है, अपने लोगों को अच्छी रहने की व्यवस्था, पानी पीने की व्यवस्था और जितनी जरूरी हमारे पास में बेसिक जरूरतें हैं वो गवर्नमेंट उनकी सप्लाई को सुनिश्चित करती है। ठीक है, जैसे पानी ज्यादातर स्टेट में है, जैसे राजस्थान है, राजस्थान से आपकी क्लास हो रही, तो जिन जगहों पे पानी नहीं है वहां तक पानी पहुंचाना गवर्नमेंट का टास्क हो जाता है। ठीक है, ताकि लोग वहां से एक स्थान से दूसरे स्थान पे वहां से ना जाएं। ठीक है, तो पेयजल उपलब्ध कराना सरकार का काम होता है। ऐसी कार्यवाही उचित कार्यवाही है अगर वहां दूषित पानी है किसी इलाके के अंदर। दूसरा, लोगों को प्रदूषित पानी पीने के खतरों के बारे में शिक्षित किया जाना चाहिए। डेफिनेट सी बात है, इस तरह का सुझाव जो हमारे पास में है, कोई भी कार्यवाही है, कैसी भी समस्या क्यों ना हो, जैसे रेल में अगर कोई सामान चोरी हो रहा है, या लोगों के घरों पे डाके पड़ रहे हैं, चोरी हो रही है, या और कोई सोसाइटी को इस तरह का खतरा हो रहा है, जैसे यहाँ पे पानी दूषित पानी वहां पे है या मलेरिया फैल रहा है, तो इन सब के अगेंस्ट लोगों को सुझाव देना, टीवी, रेडियो और एडवर्टीजमेंट के थ्रू उन लोगों को जागरूक बनाना, ऐसी कार्यवाहियां उचित होती। ठीक है, क्योंकि सरकार अपने लेवल पे सब कुछ नहीं संभाल सकती, तो वो चाहती है कि लोग भी अपने आप में शिक्षित हो, समस्याओं को समझें और उनके सुझाव के बारे में उनको आइडिया हो। मलेरिया फैल रहा है तो उनको सिखाया जाता है, भैया गंदा पानी इकट्ठा मत होने दो। ठीक है, मच्छरों से कटने से बचो, जहां मच्छर ज्यादा है ऐसे इलाकों में मत रहो, जहां मच्छर ज्यादा है वहां गंदे पानी को हटाओ, उसकी साफ सफाई करो ताकि मच्छर कम हो वहां पे। ठीक है, तो ये सुझाव होते हैं। ट्रेन के अंदर लिखा रहता है यात्री अपने सामान की सुरक्षा खुद करें। ठीक है, तो उनको सामान का ध्यान रखें, चोर चक्रों से सावधान रहें।
तो क्यों लिखा जाता है? ताकि लोग अलर्ट होके बैठे कि हाँ यहाँ चोरी हो सकती है, और अगर किसी अथॉरिटी के द्वारा, किसी पर्सन के द्वारा जिसका कर्तव्य था वहां पे वो नोटिस लगाना, उसने अगर ऐसा लगा रखा है तो आपको डेफिनेटली वो जागरूक करने का काम वहां पर हुआ। तो इस तरह की कार्यवाहियां उचित होती है। रेलवे भी इस तरह के स्टेप उठाता है, बसों में भी ये चीज लिखी हुई रहती है, ठीक है। यहाँ पानी के लिए जो है रेडियो पे और टीवी के द्वारा भी आप लोगों को कई बार सूचना दी जाती है, मलेरिया, डेंगू, इस तरह की समस्याओं के बारे में भी आपको सूचना दी जाती है। ये सारी कार्यवाहियां उचित है। आप इसको व्यवहार्थ लेवल पे जीवन से रिलेट करके देखो, ठीक है। तो दोनों के दोनों उचित हैं हमारे पास में, हम कहेंगे बोथ फॉलो, दोनों के दोनों एक साथ भी हो सकती, एक साथ लगाई जा सकती, ठीक है। यानी कि लोगों को प्रदूषित पानी से बचने के लिए सुझाव भी दिया जाए, शिक्षित किया जाए, साथ में पानी भी उपलब्ध किया जाए, दोनों एक साथ हो सकते हैं। तो आइदर और की सिचुएशन नहीं है यहाँ पे। आगे चलेगी। नेक्स्ट हमारे पास में यातायात संकेतों की खराबी के कारण होने वाले दुर्घटनाओं में मृत्यु और गंभीर चोटों की संख्या में काफी वृद्धि हुई है। अब यहां देखो, काफी वृद्धि हुई है यानी कि समस्या के लेवल की बात करें तो जटिल समस्या है कि बहुत लोग मर रहे हो। जहां लोगों के मरने की बात होती है वो एक हमारे पास में जटिल समस्या, उसका समाधान भी जटिल स्तर का होना चाहिए, छोटा मोटा समाधान नहीं चलेगा। अब आ जाओ, यहाँ पे कार्यवाही है कि ट्रैफिक पुलिस को तुरंत जंक्शनों पर ट्रैफिक जवान तैनात करना चाहिए। यातायात संकेतों की खराबी हो चुकी है, यानी कि सब्सटेंशियल इंक्रीज इन द नंबर ऑफ एक्सीडेंट ड्यू टू मॉल फंक्शनिंग ऑफ द ट्रैफिक सिग्नल। ट्रैफिक सिग्नल गलत चल रहा था। अब सीधी सी बात है, लोगों में क्या समझ है, हरी बत्ती है तो उड़ाओ गाड़ी, हमारी बत्ती हम चलेंगे इस बार तो, ठीक है। अब मान लो ऐसी गलती हो गई, एक साथ दो जगह हरी बत्ती हो गई, दोनों तरफ के साधन आएंगे, ऐसे में एक्सीडेंट होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो क्या सॉल्यूशन है? एक तो उस बत्ती को तुरंत सही करवाओ, एक समाधान तो ये दे रखा है कि इसने सिग्नल को तुरंत दुरुस्त किया जाए, ऐसी कार्यवाही एकदम उचित है। दूसरा कि ट्रैफिक जवान वहां पे तैनात किया जाए जहां गड़बड़ी चल रही है, ताकि वो लोगों को व्यवस्थित तरीके से संभाल सके, क्योंकि बत्तियां काम नहीं कर रही। भाई बत्ती क्या है, वो जो पहले ट्रैफिक पुलिस वाले संभालते थे उस काम को अब बत्तियों के द्वारा संभाला जाता है, ठीक है। तो ये तैनात कर सकते हैं। पर आप ध्यान से देखो, अगर कोई बत्ती खराब है और वहां एक्सीडेंट हो रहे हैं, पुलिस वाला भी खड़ा कर दिया, बत्ती भी ठीक करवा दी, क्या दोनों काम होंगे? दोनों में से एक। जब बत्ती सही होगी तो पुलिस वाले की जरूरत नहीं, क्योंकि आप हर चौराहे पे पुलिस वाला नहीं खड़ा कर सकते, बहुत फोर्स की इससे रिक्वायरमेंट होगी। चौराहे तो बहुत है, चौराहे तो बहुत है, ठीक है। इंपॉर्टेंट चौराहों पे हाँ बिल्कुल पुलिस वाला वहां पे रहता है जब जरूरत पड़ती है, बट मेनली रोल जो है वो बत्ती का ही वहां पे रहता है। तो दोनों में से आइदर और की सिचुएशन यहाँ पे है, या तो आप पुलिस वाला खड़ा कर दो वहां पे अगर ज्यादा एक्सीडेंट हो रहे हैं कुछ दिनों से किसी चौराहे पे, और बत्ती ठीक करवा दो तो वो भी ठीक है, बत्ती ठीक हो गई एक्सीडेंट कम हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आइदर और की सिचुएशन होगी। नेक्स्ट चलें। अगला हमारे पास में कई मेडिकल और इंजीनियरिंग स्नातक प्रशासनिक सेवाओं और बैंकों में नौकरियां ले रहे हैं। कई जो मेडिकल और इंजीनियरिंग स्नातक हैं वो प्रशासनिक सेवाओं और बैंकों में नौकरियां ले रहे हैं, बात तो सही है। और ये तो आज की समस्या है, आप अच्छे से जानते हो। इंजीनियरिंग और मेडिकल में अच्छी पढ़ाई करने के बावजूद वो आते हैं यहाँ पे, ठीक है। बहुत सारे IITians हैं, NITians हैं, या एम्स में पढ़े हुए स्टूडेंट्स हैं, या हमारे पास में जो है इंजीनियरिंग करे हुए स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। वो लोग जो हैं वो गवर्नमेंट जॉब्स में, SSC डिपार्टमेंट में, या हमारे पास प्रशासनिक सेवाएं हो गई, IAS हो गया, IPS, IRS, इस तरह की सेवाओं के अंदर ज्यादा आ रहे हैं, ठीक है। जबकि उनका जो स्ट्रीम थी जिसकी उन्होंने पढ़ाई की, उसका उद्देश्य था कि वो किसी और क्षेत्र में देश के लिए कुछ कार्य करें, ठीक है। आप जो भी पढ़ रहे हैं वो कोई भी काम आगे जाके करोगे तो देश के लिए बेनिफिशियल है, और वही सारी अपॉर्चुनिटीज आपको देश के अंदर मिलती हैं जिनसे देश जो है वो आगे बढ़ सकता है, जिसमें देश को तरक्की करनी है, ठीक है। तो ऐसे लोग प्रशासनिक सेवाओं और बैंकों में जा रहे हैं। अब डेफिनेट सी बात है, अगर इस तरफ उनका रुझान रहेगा तो अपने क्षेत्र में जो है उनके क्षेत्र में जो अपॉर्चुनिटीज हैं वहां पे अच्छे लोग कम पहुंच पाएंगे, ऐसा कह सकते हैं हम लोग। या उनका रुझान अगर इस तरफ का है, ठीक है, तो वो रुझान इतनी अलग स्ट्रीम में पढ़ाई करने के बाद इस तरफ क्यों बढ़ा? अब उस स्ट्रीम के अंदर भी गवर्नमेंट पैसा इन्वेस्ट कर रही है उन लोगों की शिक्षा पे और चीजों के ऊपर, ठीक है। अगर उनको इधर ही आना था तो वो एक तरीके से डबल खर्चा वहां पे हुआ। अब ध्यान से समझो कोर्स ऑफ एक्शन कार्यवाही यहाँ पर क्या होनी चाहिए। तो यहाँ हमारे पास सभी पेशेवरों को ऐसी नौकरियां लेने से परहेज करने की सलाह दी जानी चाहिए। All the professionals should be advised to refrain from taking up such jobs. The government should appoint a committee to find out the reasons to these professionals taking up such jobs and to suggest remedial measures. ये स्टेप तो एकदम सही है। भैया पता करो ऐसा क्यों हो रहा है, क्या इंजीनियरिंग लाइन में नौकरियां नहीं है क्या, या नौकरियां कम हैं? अगर कम है तो नौकरियों को बढ़ाने पे काम करो, तुम्हारे पास ज्यादा बंदे हैं जो वैसा कार्य कर सकते हैं, तो उनके लिए अपॉर्चुनिटीज बढ़ाओ ताकि वो अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद में वहां पे नौकरी कर सकें, ठीक है। तो ये रहे मेडिकल
एक्शंस यहाँ पर होंगे कि जिस स्ट्रीम की पढ़ाई करी है उस स्ट्रीम में अगर लोग पढ़ाई करने के बाद भी दूसरी स्ट्रीम के अंदर घुस रहे हैं, मतलब उस स्ट्रीम के अंदर नौकरियों की कमी थी, अदरवाइज वो क्यों इतना टाइम इन्वेस्ट करते वहां पे कॉलेज में पढ़ाई करते और उसके बाद में उनको दूसरी लाइन के अंदर आना है। तो ये तो स्टेप हमारे पास सही है। पहला वाला बोलता है कि जितने भी प्रोफेशनल्स हमारे पास में हैं उनको सलाह दी जानी चाहिए। क्या सलाह दी जानी चाहिए? उनको सलाह दो और उनकी सलाह जो है वो कुछ इस प्रकार की हो वहां पे कि परहेज करने की सलाह दी जानी चाहिए। क्या ये हमारे पास सही स्टेप है? क्या नहीं है? परहेज कैसे करवा सकते हैं हम उन लोगों को? क्या आप मत आओ इन क्षेत्रों के अंदर, उनको मना नहीं किया जा सकता, उनको परहेज यहाँ पे नहीं करवाया जा सकता, ठीक है, उनको समझाया जा सकता है, रीमेडिकल और रेमेडिकल जो भी रेमेडी उसके अंदर अप्लाई हो सकती है वो अप्लाई की जा सकती है, ठीक है, और वो उसका बेस्ट सॉल्यूशन वहां पे होगा, ना कि उनको ये सलाह देना कि आप मत आओ इस क्षेत्र के अंदर, आपको बैंक के अंदर नहीं आने दिया जाएगा, या फिर आप बैंक के क्षेत्र में मत आइए, या फिर आप प्रशासनिक सेवाओं के अंदर मत आइए। ठीक है, तो ये हमारे पास में ओनली सेकंड जो है वो फॉलो करेगा। नेक्स्ट आएंगे। अगला हमारे पास में, इन दिनों सिनेमा हॉल को भारी घाटा हो रहा है क्योंकि लोग सिनेमा हॉल जाने की बजाय घर पर टीवी पर फिल्में देखना पसंद करते हैं। सिनेमा हॉल देखने के बजाय क्या करते हैं? घर पे टीवी देखना पसंद करते हैं, और इस कारण से सिनेमा हॉल को क्या हो रहा है? यहाँ पे भारी घाटा हो रहा है। तो समस्या को समझा आपने? समस्या क्या है? सिनेमा हॉल के अंदर लोगों को घाटा होना, भारी घाटा होना। अब देखो कार्यवाही की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ है, द सिनेमा हॉल शुड बी डिमोलिश्ड एंड रेजिडेंशियल मल्टी स्टोरी बिल्डिंग शुड बी कंस्ट्रक्टेड देयर। ये क्या इलाज हुआ? सिनेमा हॉल बंद कर दो और वहां पे रहने के लिए बिल्डिंगें बना दो। ये कोई समाधान थोड़ी होता है किसी भी समस्या के लिए, ठीक है। सिनेमा हॉल है, उसका भी एक पर्पस है एंटरटेनमेंट देने का, वो एंटरटेनमेंट जो है वो लोगों को चाहिए, बहुत सारे लोग उसके लिए जाते हैं, ठीक है। इस तरह का समाधान की नहीं एंटरटेनमेंट नहीं करने देंगे, नहीं। आप पब्लिक को कुछ करने से रोक नहीं सकते, बल्कि अगर उनको कुछ करना है तो वो चीज फैसिलिटी जो है वो कैसे प्रोवाइड करवाई जाए या वो कैसे व्यवस्थित तौर पे हर क्षेत्र के अंदर पहुंचाई जाए, ये कार्य होता है किसी भी अथॉरिटी का। यहाँ ये बोल रहा है कि उनको तोड़वा दो सिनेमाघरों को, ये क्या बात हुई? इस तरह का हमारे पास में जो है कार्यवाही, उचित कार्यवाही नहीं होती, अनुचित कार्यवाही है। अगला, सिनेमा हॉल को शॉपिंग मॉल में तब्दील कर देना चाहिए। फिर से वही बात, अरे भाई कम हो रहे हैं तो इस चीज का इलाज बताओ कि वो टीवी के बजाय सिनेमा हॉल में जाएं, उनका एक्सपीरियंस वहां पे बेहतर हो सके, इस तरीके से उनको डिजाइन किया जाना चाहिए, ठीक है। तो ओनली हमारे दोनों के दोनों यहाँ पे फॉलो नहीं करेंगे। नेक्स्ट आइए। नेक्स्ट हमारे पास में, बैंकों की बढ़ती गैर निष्पादित परिसंपत्तियों के पिछले अनुभवों से सीख लेकर बुरे ऋणों की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए उपयुक्त उपाय अपनाना आवश्यक है, ठीक है। तो यहां बोल रखा है कार्यवाही हमारे पास में क्या होगी, देखिए। ठीक है, देखिए ये हमारे पास में, बिफोर ग्रांटिंग लोन टू कस्टमर्स देयर एलिजिबिलिटी फॉर लोन शुड बी एवेल्युएटेड स्ट्रिक्टली। ग्राहकों को ऋण देने से पहले उनकी ऋण पात्रता का कड़ाई से मूल्यांकन किया जाना चाहिए। ऋण की पात्रता है कि नहीं हो, ये किया जाना चाहिए। बैंकों की बढ़ती गैर निष्पादित परिसंपत्तियों के पिछले अनुभवों से सीख लेकर बुरे ऋणों की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए उपयुक्त उपाय अपनाना आवश्यक है। बात तो सही है भाई, बैंकों ने बहुत सारे ऐसे लोगों को लोन दे दिए, जैसे विजय माल्या है और बहुत सारे लोग हैं लोन लेके भाग गए, ये मोटा मोटा आप जानते हो। इसके अलावा बहुत सारे और डिफॉल्टर्स होते हैं जो इतने पॉपुलर नहीं है जितने वो लोग थे। बैंक से लोन ले लेते हैं, फिर दिवालिया घोषित हो जाते हैं या बैंक का लोन वापस नहीं चुकाते हैं, और बैंक में पैसा किसका? लोगों को ही तो है। भाई ऐसा थोड़ी होता है कि उनको लोन देना है तो उन्होंने ज्यादा नोट छाप लिए, वो सारा पैसा लोगों का होता है, ठीक है। ग्राहकों को ऋण देने से पहले उनकी ऋण पात्रता का कड़ाई से मूल्यांकन किया जाना चाहिए। ये बात तो बिल्कुल सही है भाई, ऋण के लिए पात्र है नहीं है पहले ही आप देख लो ना, वो चुका पाएगा कि नहीं चुका पाएगा आप पहले समझ लो ना, ताकि वो समस्या आए ही नहीं आगे। अगला, ऋण की किस्त का भुगतान सुनिश्चित करने के लिए जिस कार्य के लिए ऋण स्वीकृत किया गया है उसका नियमित रूप से सूक्ष्म पर्यवेक्षण किया जाना चाहिए। ऋण की किस्तों का भुगतान सुनिश्चित करने के लिए जिस कार्य के लिए ऋण दिया, भाई जिस काम के लिए आपको आपने ऋण दिया है, चेक करो जाके कम से कम कुछ कुछ महीने बाद में कि वही काम हो रहा है कि नहीं हो रहा उस लोन लिए गए पैसे से, ठीक है। ये भी हमारे पास में क्या है, एक सही स्टेप है। दोनों के दोनों स्टेप जो है हमारे पास में एकदम उचित स्टेप यहाँ पर हो जाते हैं। दोनों कार्यवाहियां जो है वो यहाँ पर लगाई जा सकती है, उचित कार्यवाहियां हमारे पास में ये होंगी, ठीक है। तो बोथ फर्स्ट एंड सेकंड यहाँ पर फॉलो करेंगे। नेक्स्ट देखो, यदि उन्हीं संस्थानों के सेवानिवृत्त प्रोफेसरों को संगठन के पुनर्गठन पर विचार विमर्श के लिए आमंत्रित किया जाता है तो योगदान संस्थान के लिए फायदेमंद हो सकता है।
रिटायर्ड प्रोफेसरों को वापस बुला के और वहां पे क्या सुधार किया जा सकता है कॉलेज में, उसके लिए बुलाया जाए। तो प्रबंधन सेवानिवृत्त प्रोफेसरों को बुलाने से पहले कर्मचारियों की राय लेना कोई उचित कार्यवाही नहीं है। ठीक है, संगठन के व्यवस्थित पुनर्गठन के लिए प्रबंधन को अनुभवी लोगों को शामिल करना चाहिए। अनुभवी लोगों को शामिल करना एक उचित है और इसी के बारे में यहाँ पे बात की गई है, ओनली सेकंड फॉलो करेगा। नेक्स्ट आ जाओ, नगर निगम के कर्मचारी संघ ने प्रबंधन द्वारा बोनस देने से इनकार करने के विरोध में अनिश्चित काल के लिए काम बंद करने का फैसला लिया। नगर निगम का जो कर्मचारी संघ है उसने क्या कर दिया, बोनस देने से इनकार करने के विरोध में कि भैया नगर निगम ने बोनस नहीं दिया उनको। क्या नहीं दिया? बोनस नहीं दिया। नगर निगम वाले बोले कि अनिश्चित काल के लिए धरना घोषित कर दिया उन्होंने। अब क्या कार्यवाही हो, क्योंकि नगर निगम वाले लोग काम नहीं करेंगे तो उनका जो टास्क है सिटी को क्लीन रखने का, सिटी में गंदगी नहीं हो, सिटी को में जितने भी छोटे मोटे कार्य हैं वो सारे के सारे नगर निगम के अंडर में, जो भी मतलब उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है नगर निगम वालों की, वो टाइम पे नहीं होंगी और जो भी कार्य उनको दे रखा है वो डेली बेसिस का है और ऐसे में अनिश्चित काल के लिए उनका बंद हो जाना या अपना कार्य नहीं करना। और किस कार्य के लिए नहीं किया? उनको बोनस चाहिए था, बोनस नहीं मिला। प्रबंधन ने क्या कह दिया कि भैया तुमको बोनस जो है वो यहां पर नहीं दिया जाएगा। तो बताइए, सरकार को अपने कर्मचारियों को बोनस देने के लिए नगर निगम को तत्काल अनुग्रह अनुदान का भुगतान करना चाहिए कि सरकार बोले नगर निगम को ये पकड़ो पैसा, दो इनको बोनस, लगाओ काम पे। ठीक है, कार्यवाही सुनने में तो आपको उचित लग रही होगी, लेकिन देखो बोनस जैसी चीज के लिए मतलब ऐसा नहीं है कोई उनकी तनख्वाह रोकी हो, तनख्वाह तो दे ही रहे, कोई बोनस है। ठीक है, और बोनस उनको चाहिए, इस तरह की डिमांड के ऊपर वो बैठे हुए रोडों पे। ठीक है, डिमांड करना भी लोगों का हक है क्योंकि आप हक के लिए लड़ते हो तभी आपको हक मिलता है। लेकिन आज अगर वो बोनस के लिए बैठे हैं, कल को कोई और फंक्शन आएगा, दोबारा बोनस के लिए खड़े होंगे, फिर तीसरी बार बोनस के लिए खड़े होंगे। तो अगर सरकार ऐसा डिसीजन ले ले, कोई भी संगठन एक बार बैठा बोनस के चक्कर में, ठीक है, सरकार ने संगठन को पैसा दिया, लो बांट दो, बोनस दे दो, तो ये भी एक उचित कार्यवाही नहीं है। क्योंकि अगर ऐसा किया जाएगा तो लोग जो है वापस से बार बार धरनों की संख्या जो है अलग अलग संगठनों में बढ़ेगी, तो इससे भी एक नई समस्या खड़ी हो जाएगी क्योंकि संगठन तो बहुत सारे हैं, हर एक क्षेत्र का संगठन है। ठीक है, दूसरा कि ये हमारे पास में एक उचित कार्यवाही नहीं होगी, इससे नई समस्या खड़ी हो जाएगी। आपके पास में जब हजारों डिपार्टमेंट हैं और हजारों डिपार्टमेंट के अंदर लोग काम कर रहे हैं, किसी एक डिपार्टमेंट ने धरना दिया बोनस के लिए और आपने उनको तुरंत पैसा देके बोनस दे दिया, तो ये नई समस्या खड़ी कर देगा जब हजारों बाकी एक एक करके बैठेंगे कि बैठ लेते हैं 2-4 दिन, मिल जाएगा बोनस। अगला, हड़ताली कर्मचारियों को हड़ताल के नोटिस को स्थगित करने के लिए राजी किया जाना चाहिए। तो ये बात तो सही है भाई, ऐसा मत करो उनको इग्नोर कर दिया, वो पड़े हैं बेचारे धरने पे बैठे हैं, तो क्या बोलते हैं, धरने पर बैठना, हड़ताल पे बैठना उनका अधिकार है और सरकार का उनकी मांगों को सुनना और उसके ऊपर विचार विमर्श करना और जो भी उचित है वैसा डिसीजन लेना, उचित डिसीजन लेना। ठीक है, हर मांग पूरी नहीं की जा सकती, लेकिन जो वैलिड मांग है उसको पूरा भी करना पड़ता है। ठीक है, तो यहां हमारे पास में ये दूसरा जो है सेकंड हमारे पास में क्या होगा, सही होगा कि राजी करने की कोशिश करनी चाहिए, उनसे बातचीत करना चाहिए, वार्तालाप वहां पर होना चाहिए। नेक्स्ट चले, अगला हमारे पास में, मंत्री ने कहा कि शिक्षक अभी भी उच्च शिक्षा प्रणाली में जनसंख्या शिक्षा की आवश्यकता, महत्व और अर्थ से परिचित नहीं है। उन्हें जनसंख्या शिक्षा कार्यक्रम में अपनी भूमिका और जिम्मेदारियों के बारे में भी स्पष्ट रूप से जानकारी नहीं है। मंत्री ने क्या कहा कि शिक्षक अभी भी उच्च शिक्षा प्रणाली में जनसंख्या शिक्षा की आवश्यकता, उच्च शिक्षा जहां भी मिलती है, जैसे मास्टर्स वगैरह कोई कर रहा है या हायर इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ पे मेडिकल के, एम्स के, आईआईटीज के, आईआईएम्स के और लॉ इंस्टीट्यूट्स हैं, क्लैट वगैरह, इनके जो विद्यार्थी पढ़ते हैं, हायर शिक्षा लेते हैं, ठीक है, उनको जनसंख्या शिक्षा की आवश्यकता, क्योंकि जनसंख्या के बारे में भी शिक्षित किया जाना चाहिए। ठीक है, और उसका महत्व क्या है, उसका अर्थ क्या है, ये इससे परिचित नहीं है। ठीक है, और ये बात किसकी हो रही है, शिक्षकों की हो रही है। भाई शिक्षकों को ही नहीं पता ये चीजें तो। ठीक है, तो उन्हें जनसंख्या शिक्षा कार्यक्रम में अपनी भूमिका और जिम्मेदारियों के बारे में स्पष्ट रूप से जानकारी नहीं है। और ऐसा है उच्च शिक्षा कार्यक्रमों में। तो अब देखो क्या कार्यवाही हो, जनसंख्या शिक्षा कार्यक्रम को महाविद्यालय पाठ्यक्रम में शामिल किया जाना चाहिए, शुड बी इंक्लूडेड इन द कॉलेज करिकुलम। तो कॉलेज करिकुलम के अंदर इनको ऐड किया जाना चाहिए। जनसंख्या शिक्षा पर शिक्षकों के उन्मुखीकरण कार्यक्रम आयोजित किया जाना चाहिए। ये बात एकदम सही है कि एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम टीचर के लिए चला दो यार। ठीक है,
टीचर्स को अगर मान लो कोई सिलेबस के अंदर नई चीज ऐड करनी है तो उससे संबंधित जो है वहां पर स्कोप जो है और टीचर्स को भी ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। जैसा आप लोगों ने सुना होगा कि दिल्ली में जो टीचर्स थे उच्च लेवल की और बच्चों के मानसिक विकास के लिए क्या क्या स्कूल में किया जा सकता है जो हमारे देश में नहीं था, वो चीजें सीखने के लिए उनको यूरोप और दूसरे देशों के अंदर भेजा गया। वो वहां पर गए, वहां की शिक्षा प्रणाली को समझा, वहां किस तरीके से शिक्षक पढ़ाते हैं, कैसे बच्चों को ट्रीट करते हैं, क्या चीजें उनके पास में है, क्या क्या फिजिकल इंप्रूवमेंट वहां पर क्लासेस के अंदर किए जा सकते हैं जिससे किसी की बच्चों की लर्निंग कैपेबिलिटी को बढ़ाया जा सके। ये सब सीखने के लिए उन्होंने बाहर भेजा शिक्षकों को। शिक्षक वहां गए, उन्होंने वहां के परिदृश्य को देखा और उसको समझा और उसको समझ करके वापस से दिल्ली आए और दिल्ली के प्रत्येक स्कूल में वो चीज इंप्लीमेंट हुई। और फिर देखो इस तरह का रिजल्ट जो किसी ने कभी नहीं सोचा कि गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर प्राइवेट स्कूल से ज्यादा बच्चे पढ़ सकते हैं और अच्छी शिक्षा और मेरिट वगैरह भी गवर्नमेंट स्कूल से निकल सकती है। इस तरह के बदलाव जो है गवर्नमेंट स्कूल के अंदर हुए। ठीक है, तो बिल्कुल अगर शिक्षक जो है उनके उन्मुखीकरण कार्यक्रम को चलाया जाएगा और जनसंख्या शिक्षा अगर ऐड करनी है, जो मान लो मंत्री जी ने कहा कि टीचरों को भी नहीं पता इस चीज का, तो टीचरों को उस चीज के लिए पहले खुद शिक्षित करो और फिर वो आगे आने वाली जो फसल है, जो बच्चे हैं, उन लोगों को इसके आगे चलकर जो है इसके फायदे और नुकसान के बारे में बता पाएंगे। ठीक है, पहला बोलता है कि पाठ्यक्रम में शामिल किया जाना चाहिए। तो भाई यहाँ पे शिक्षकों को जिस चीज का नहीं पता वो चीज आगे इंप्लीमेंट तो तब होगी, पहले शिक्षकों को तैयार करो फिर इसको सिलेबस में शामिल करो। तो ओनली सेकंड यहाँ पर फॉलो करेगा। नेक्स्ट आइए, अगला है कि हाल के विधानसभा चुनावों में 40% से कम मतदान हुआ है। विधानसभा के चुनाव हुए और लेस देन 40% यहाँ पर चुनावों के अंदर वोट पड़े। अब कार्यवाही क्या है इसके लिए? चुनाव आयोग को पूरी चुनाव प्रक्रिया रद्द कर देनी चाहिए क्योंकि डाले गए वोट लोगों का प्रतिनिधित्व करने के लिए पर्याप्त नहीं है। ऐसा कभी नहीं, चुनाव आयोग ने चुनाव करवाया और लोग उसमें कम आए तो उसका समाधान ये नहीं है कि चुनाव को कैंसिल कर दो। कोई चुनाव मजाक तो है नहीं, बार बार करवा लो। ठीक है, और दूसरा, चुनाव आयोग के उन लोगों से मतदान का अधिकार छीन लेना चाहिए जिन्होंने अधिकार का प्रयोग नहीं किया। देखो ये भी एक जटिल और क्या कहते हैं, बहुत ज्यादा हार्श हमारे पास कोर्स ऑफ एक्शन होगा। हार्श यानी कि समस्या छोटी है और हार्श उन पे डिसीजन ले लिया। हो सकता है ना किसी की परिस्थिति रही हो, लोग नहीं आ पाए हों, आने में दिक्कत हो गई हो, ठीक है, सुविधा नहीं हो उनके पास ट्रांसपोर्ट की, कई तरह के कारण हो सकते हैं उसमें। तो अधिकार छीन लेना कोई एक सही डिसीजन नहीं होगा। ठीक है, तो दोनों के दोनों हमारे पास में क्या होंगे, फॉलो नहीं करेंगे। सही डिसीजन ये होगा कि ऐसे कार्यक्रम चलाओ टीवी में, रेडियो में, अखबार में, न्यूज दो, लोगों को प्रेरित करो, उनको समझाओ कि तुम्हारा वोट का जो राइट है उसकी क्या महत्वपूर्णता है। आप वोट दोगे तो आप ऐसे नागरिक को चुनोगे जो आपके क्षेत्र का विकास कर सकता है। अगर आप उठेंगे और आपकी मांगे रखेंगे तभी आपकी मांगे पूरी होंगी और वो मांगे आप अपने क्षेत्र के विधानसभा में जो खड़ा है उस व्यक्ति से पूरी करवाओगे। तो इस लेवल की समझ लोगों में बनाई जानी चाहिए, वो एक उचित कार्यवाही होगी। नेक्स्ट ले, अगला हमारे पास में देखिए, शहर के वार्ड एक्स में बड़ी संख्या में लोग घातक मलेरिया से पीड़ित पाए गए। ठीक है, घातक मलेरिया यानी कि ऐसा मलेरिया जो कि फैटल है। क्या है? फैटल है, घातक मलेरिया टाइप से पीड़ित है। तो बड़ी समस्या है। अब बड़ी समस्या है तो समाधान भी बड़े स्तर पे होना चाहिए। कार्यवाही के बारे में देखिए आप, इसी से मिलता जुलता सवाल जो है आप लोगों का पिछले सीजीएल मेंस के अंदर भी पूछा गया था। ठीक है, देखिए, शहर के नगरपालिका प्राधिकरण को वार्ड एक्स में व्यापक धूमन करने के लिए तत्काल कदम उठाने चाहिए। बात सही है, अगर बड़ी समस्या है और इतने मलेरिया पीड़ित हैं तो आपको पूरे शहर के अंदर फ्यूमिगेशन करवाना चाहिए जिससे तुरंत लेवल पे मच्छरों को कम किया जा सके फ्यूमिगेशन से। अगला, क्षेत्र के लोगों को मच्छरों के काटने से बचने के लिए कदम उठाने की सलाह। ये देखो, सलाह देने की बात करी थी मैंने, सलाह देना और लोगों को शिक्षित करना किसी भी समस्या के खिलाफ, भले वो डेंगू मलेरिया हो या आसपास चोरी चकारी हो, रॉबरी हो, ठीक है, किसी भी तरह की घटनाएं जो समाज में घटित होती हैं वो है, उनके लिए जागरूक करना एक सही कदम और सही कार्यवाही होती है। दोनों हमारे पास में क्या होंगे, उचित होंगे। आगे चले, अगला हमारे पास में, हाल के महीनों में इंटरनेट हैकिंग की बड़ी संख्या में मामले सामने आए हैं जिससे इंटरनेट उपयोगकर्ताओं में दहशत पैदा हो गई। इंटरनेट का उपयोग करने वालों में क्या हो गई है, दहशत पैदा हो गई है। तो देखिए कार्यवाही, सरकारी तंत्र को इसके लिए जिम्मेदार लोगों को पकड़ने और उन्हें सलाखों के पीछे डालने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए।
देखो, समस्या के स्तर को समझो। समस्या का स्तर है बड़ी संख्या में मामले सामने आए, मतलब बड़ा स्तर की समस्या है, बड़ी संख्या में इंटरनेट हैकिंग सब तरफ हो रही है, तो इंस्टेंट कार्रवाई होनी चाहिए, कोई भी बड़ी चीज है उसके ऊपर। और इन्होंने कहा सरकारी तंत्र को इसके लिए जिम्मेदार लोगों को पकड़ने और उन्हें सलाखों के पीछे डालने के लिए हर संभव प्रयास करने चाहिए। बिल्कुल सही बात है। इंटरनेट हैकिंग अगर वो गलत लेवल पे की जा रही है और उससे दहशत पैदा हो रही है समाज के अंदर, तो ऐसे लोगों को तुरंत पकड़ के जेल में डालना चाहिए। अगला, इंटरनेट उपयोगकर्ता को अपराधियों को पकड़े जाने तक इंटरनेट का उपयोग करने से दूर रहने की सलाह दी जानी चाहिए। ठीक, देखो ये तो वही बात हो गई कि कल को खाने में दिक्कत हो जाएगी तो खाना खाने से रोक दो लोगों को, पानी दूषित हो गया तो पानी पीने से रोक दो लोगों को। ऐसी कार्यवाही उचित कार्यवाही नहीं होती। आप किसी भी चीज के उपयोग को बंद करके उसका समाधान, उसको समाधान नहीं कहेंगे हम लोग, ठीक है। तो ये हमारे पास में सही समाधान नहीं होगा। ओनली फर्स्ट यहां पर फॉलो करेगा। नेक्स्ट चले। अगला हमारे पास में विभिन्न एयरलाइन के सेवाओं द्वारा किराए में पर्याप्त कमी के कारण अब तक ट्रेनों में उच्च श्रेणी से यात्रा करने वाले सभी संख्या में, बड़ी संख्या में यात्रियों ने एयरलाइन सेवाओं पर स्विच कर दिया। फिर से देखो, ये बार बार ऐसा शब्द लिखेगा जिससे आपको समस्या की स्थिति के बारे में बताया जा सके। बड़ी संख्या में, ऐसा नहीं है कि कुछ लोग जो कि ट्रेन में सफर करते थे अब वो प्लेन में कर रहे हैं, बहुत बड़े नंबर में प्लेन में जाने लग गए, ठीक है, ट्रेनों से। और ट्रेन के कौन से, जो कि ट्रेन की सबसे हाई क्लास है, AC1 आपके पास में है, उसमें बैठ के सफर करने वाले लोग अब जो है प्लेन से सफर करने लगे, ठीक है। तो इसके लिए कार्रवाई क्या होनी चाहिए? अच्छा, यहां समस्या किसके लिए है भाई? एयरलाइन का तो काम है, कोई भी संस्था है वो ये कोशिश करती है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को जो भी सर्विस वो दे रही है वो सर्विस पहुंचे। तो एयरलाइन ने तो अच्छा काम किया। कमी किसके काम में? रेलवे। रेलवे उन लोगों को रोक नहीं पा रहा जो पहले ट्रेन में सफर कर रहा था, आज वो प्लेन से कर रहा है, ठीक है। मतलब कुछ ना कुछ तो उसको लगा होगा, और यहाँ कारण भी है, उसने पर्याप्त कमी करी है। और जब प्लेन कमी कर सकता है अपने फेयर में, तो ट्रेन क्यों नहीं कर सकती बताओ, ठीक है। तो ट्रेन के लिए समस्या है, ट्रेन इस समस्या को कैसे ट्रीट करेगी? आप रेलवे के मालिक हो, आप कैसे करोगे यार? आपके हायर क्लास में बैठने वाले लोग जो आपको अच्छा खासा रेवेन्यू देते थे रेलवे का, अब वो प्लेन के अंदर जा रहे हैं, तो रेवेन्यू एक तो आपका कम हो गया, बड़ी संख्या में लोग चले गए, बड़ी संख्या में आपको घाटा हो गया। तो रेलवे का टास्क क्या है? रेलवे के लेवल पे क्या काम होना चाहिए कि उनको भी फेयर कम करना चाहिए, ठीक है। अगर प्लेन के किराए में ट्रेन के किराए में मामूली अंतर होगा तो लोग प्लेन में ही जाएंगे, सीधी सी बात है यार, हवा में उड़ के जाएंगे, क्यों ट्रेन में बैठ के जाना जब एक ही किराया लग रहा है तो, या बहुत कम अंतर है तो वो अंतर बड़ा होना चाहिए, सीधी सी बात है। तो रेलवे को अपने यात्रियों को बनाए रखने के लिए उच्च श्रेणी का किराया संरचना में तुरंत कमी करनी चाहिए, बात सही है। अगला, घाटे से बचने के लिए रेलवे को सभी ट्रेनों में अपर क्लास की क्षमता कम करनी चाहिए। ये क्या बात हुई कि भैया जो AC के डब्बे थे पहले 4 थे, अब एक ही डब्बा चलाओ, कम लोग हैं तो, ठीक है, घाटे से बचेंगे। तो ये कोई समाधान हमारे पास में सही स्तर का नहीं हुआ, क्योंकि ये मान लो टेम्परेरी हुआ ऐसा, तो कल को किसी दिन ज्यादा आ गए, किसी दिन कम आ गए, आपके यात्रियों की जो पहले रिक्वायरमेंट थी, मतलब ट्रेन में डब्बे, सीधी सी बात ऐसे समझो, अगर ट्रेन में 10 डब्बे थे तो 10 डब्बों की रिक्वायरमेंट थी, इसलिए 10 डब्बे थे। ऐसा नहीं है कि मन किया कि 10 हमारे पास खाली पड़े हैं तो लगा के ट्रेन को डोलने दो, नहीं। लोगों की डिमांड, उनके एक पैटर्न को समझ के उसके अकॉर्डिंग ही ट्रेनों के डब्बे लगाए जाते हैं। उनको कम करने का मतलब है कि आज मान लो उधर जा रहे हैं, कल को उनको ट्रेन में सफर करना होगा, अचानक से आगे आपके पास डब्बे ही नहीं है, अवेलेबल ही नहीं है। ये कोई समाधान नहीं है कि डब्बे कम कर दो, ठीक है। तो ओनली फर्स्ट हमारे पास फॉलो करेगा। नेक्स्ट टाइम अगला हमारे पास में एक विषय में त्रुटिपूर्ण प्रश्नों के कारण बहुत बड़ी संख्या में छात्र अंतिम हाई स्कूल परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो गए, ठीक है। समझो समस्या क्या है। एक विषय में त्रुटिपूर्ण प्रश्नों के कारण बच्चे इसलिए फेल नहीं हुए कि वो पास नहीं हो पाए, पढ़ाई नहीं करी। एक सब्जेक्ट थी जिसके अंदर सबसे ज्यादा फेल हुए हैं और उसमें पेपर ही गलत था, पेपर में गड़बड़ी थी, इस कारण फेल हुए। तो अब क्या कार्रवाई हो? देखो, विषय में अनुत्तीर्ण सभी छात्रों को पूरक परीक्षा देने की अनुमति दी जानी चाहिए। तो ये बात तो सही है कि सप्लीमेंट्री, अगर एक ही सब्जेक्ट में लोग पास हो रहे हैं तो सप्लीमेंट्री की इजाजत दो। दूसरा, ऑल दोज हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एरर शुड बी सस्पेंडेड एंड इंक्वायरी शुड बी इनिशिएटेड टू फाइंड आउट द फैक्ट, ठीक है। ये बात भी हमारे पास में सही है, एक इंक्वायरी बिठाई जानी चाहिए जो ये पता कर सके कि वहां पर जो समस्या है उसका मेन कॉज हमारे पास में क्या रहा है, ठीक।
भाई ऐसा कैसे हो सकता है? जिम्मेदारी है, जैसे रेल है तो रेल अधिकारी की जिम्मेदारी है, रेल में कोई घटना होती है वो जिम्मेदारी उसको लेनी पड़ेगी। ठीक है, आपके समाज में कहीं बड़े स्तर पे चोरी डकैती हो जाए तो जिम्मेदारी पुलिस को लेनी पड़ेगी। ठीक है, आप बस के अंदर कोई घटना हो जाती है, ड्राइवर को, कंडक्टर को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहां पे जो जिसका कर्तव्य होता है, जिस अधिकारी का अगर कोई कर्तव्य है, ऐसा कार्य जो उसके कर्तव्य के अंदर था, ऐसी घटना घटित होती है तो उसको जिम्मेदारी लेनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि उसका कर्तव्य था, उस क्षेत्र के अंदर जो भी उसको रोल दिया गया है वो रोल उसने ढंग से नहीं निभाया, या हो सकता है वो ढंग से निभा रहा हो तब भी वो हो गया हो, तब भी उसको जवाब देना पड़ेगा। तो यहाँ पे त्रुटि के लिए जो भी जिम्मेदार है निलंबित किया जाए, क्योंकि छोटी मोटी गलती तो थी नहीं, छोटी मोटी थी नहीं, पेपर में फॉल्ट कर दिया आपने यार, और बड़ी संख्या में छात्र जो हैं वो फेल हो गए। ठीक है, और पेपर में गड़बड़ी का होने का मतलब ये होता है कि पेपर देने वाले अगर 1000 लोग हैं तो हजारों के साथ गलत हो रहा है, हजारों के साथ में गलत हो रहा है। तो यहां हमारे पास ये बिल्कुल उचित कार्यवाही है कि उनको निलंबित किया जाए। ठीक है, क्योंकि उनकी गलती से जब, अब जैसे देख लो, मान लो अगर हम यहां छोड़ रहे हैं तो ट्रेन के अंदर भी हजारों लोग बैठते हैं, ट्रेन का ड्राइवर एक दिन सो गया तो हजारों सो जाएंगे, रातों रात एक सेकंड में हजारों सो जाएंगे। तो कर्तव्य जो है उस कर्तव्य का निष्ठापूर्ण तरीके से निभाना भी सही होता है। और ऐसी मिस्टेक अगर होती है जो कि बड़ी संख्या में लोगों को प्रभावित कर रही है, या उनकी करियर के साथ में या उनकी जान के साथ में वहां पर गड़बड़ी हो रही है, तो यही स्टेप लिया जाता है, निलंबित किया जाता है और फिर जांच कमेटी बिठाई जाती है, पता किया जाता है वास्तव में प्रॉब्लम क्या थी, और जो भी दोषी है उसको सजा दी जाती। नेक्स्ट हो अगला, भारत को अपने पड़ोसी देशों से लगातार सैन्य खतरों का सामना करना पड़ रहा है। पड़ोसी से लगातार सैन्य खतरे, यानी कि कंटिन्यूअसली एक्सपीरियंसिंग मिलिट्री थ्रेट्स फ्रॉम इट्स नेबरिंग कंट्रीज, मिलिट्री थ्रेट्स मिल रहे हैं। अब कोर्स ऑफ एक्शन यानी कि कार्यवाही हमारे पास क्या होगी? इंडिया शुड एंगेज इनटू एन ऑल आउट वॉर टू स्टॉप द नैगिंग थ्रेट्स। ठीक है, वॉर के बारे में मैं आपको बता देता हूं, वॉर या लड़ाई के बारे में हमेशा किसी भी चीज का समाधान लड़ाई या वॉर नहीं होती। आपको जो है युद्ध करना ही हर समस्या का समाधान नहीं होता। तो ऐसा समाधान कभी भी दिया जाए जहां लड़ने के बारे में, युद्ध करने के बारे में दिया जा रहा है आपको समाधान के रूप में, वो समाधान नहीं है। भारत को अपनी सीमाओं पे तनाव कम करने के लिए पड़ोसियों को गंभीर बातचीत में शामिल करना चाहिए। ठीक है, तो ये गंभीर बातचीत थोड़ा सा सुनने में अजीब सा लग रहा है, बट इंग्लिश में बोलते हैं सीरियस डायलॉग। तो बिल्कुल सीरियस डायलॉग मतलब मजाक नहीं है इसमें। आप लड़ने को आ रहे हो, लड़ो मत, पहले बात कर लो। अगर ऐसा कुछ है जो बातों से सुलझाया जा सकता है तो बेस्ट सॉल्यूशन है। डिप्लोमेटिक अप्रोच ली जाती है। ठीक है, डिप्लोमेटिक व्यवहार अप्रोच आपको लेनी होती है, बातचीत सबसे अच्छा समाधान होता है। लड़ाई युद्ध का क्या अंतर बताओ? आप एक मारोगे वो एक मारेगा, आप दो मारोगे वो दो मारेगा, आप चार मारोगे वो चार मारेगा, लड़ते रहो ऐसे। कब तक लड़ोगे बताओ? जब तक लोग हैं, जब तक खत्म नहीं हो रहे। नहीं, ये कोई समाधान नहीं है। बातचीत एक समाधान है। किस चीज पे लड़ रहे हो उसकी बात करो बैठ के, सीरियस डायलॉग रखो, मिलिट्री पर्सनल्स को बिठाओ, क्या दिक्कत क्या है, आपस में बात कर लो। ठीक है, ज्यादा दिक्कत है पहलवानी है, कुश्ती कर लो। ठीक है, बातचीत सबसे अच्छा समाधान उसका होता है। तो ओनली हमारे पास में आप देख सकते हो सेकंड जो है ये हमारे पास में ठीक है, वॉर करना समाधान नहीं होता। नेक्स्ट हो अगला हमारे पास में है, शहर को पानी की आपूर्ति करने वाले सभी झीलों के जलस्तर में उल्लेखनीय गिरावट आई है। There has been a significant drop in the water level of all the lakes supplying water to the city. Significant drop आया है, किसमें आया है? पानी का जो स्तर है झीलों के अंदर, जो कि सिटी को पानी पहुंचा रहा है, यानी कि शहर के अंदर किसी सिटी से पानी वहां पर आ रहा है और उसके अंदर सिग्निफिकेंट ड्रॉप जो है वो देखने को मिला है। तो कार्यवाही क्या होंगी इसके बारे में हमारे पास में, जल आपूर्ति प्राधिकरण को स्थिति से निपटने के लिए आपूर्ति में आंशिक कटौती करनी चाहिए। बात सही है। अगर देखो जो सप्लाई है वो नॉर्मल थी कब? जब नॉर्मल स्तर पे पानी आपको झीलों से मिल पा रहा था। अब झीलों के अंदर पानी नहीं है या कम है, तो सप्लाई भी कम करनी चाहिए। सही है उपाय इसका ये, बिल्कुल ठीक है, ताकि लंबे टाइम तक वो पानी जो है वो लोगों को अवेलेबल हो पाए, प्लस पानी और लाने और उस समस्या को दूर करने के लिए ज्यादा समय मिल सके। तो ये अच्छा समाधान है। अगला, सरकार को जन संचार माध्यमों के माध्यम से सभी निवासियों से पानी को कम से कम उपयोग करने की अपील करनी चाहिए। ठीक है, द गवर्नमेंट शुड अपील टू ऑल द रेजिडेंट्स थ्रू मास मीडिया फॉर मिनिमल यूज ऑफ वाटर, कम से कम यूज को। तो देखो
लोगों को कोई भी समस्या है उसके बारे में सुझाव, उसके बारे में सलाह, उसके बारे में अच्छा आइडिया देना, उनको सूचित करना, इन्फॉर्म करना, वार्न करना, ये सारे कार्य, सही कार्यवाहियां हमारे पास में हो जाते हैं। तो ई हमारे पास बोथ फर्स्ट एंड सेकंड फॉलोस। नेक्स्ट आओ, अगला हमारे पास में देखिए, जैसा कि हालिया जनगणना रिपोर्ट में कहा गया है, महिला पुरुष अनुपात चिंताजनक रूप से कम है। ठीक है, महिला पुरुष का जो अनुपात है वो चिंताजनक रूप से क्या है, कम आपके पास में है। तो देखिए, द गवर्नमेंट शुड कंडक्ट अनदर सेंसस टू वेरीफाई द रिजल्ट। सरकार को परिणामों की पुष्टि के लिए एक और जनगणना करानी चाहिए। देखो, कोई भी कार्य हुआ है, जनगणना हुई है, रैंकिंग निकाली है, या आपने सरकार ने कोई भी कार्य किया है, ठीक है, अगर वहां पे पता लगा है कि महिला पुरुष का अनुपात चिंताजनक रूप से कम है, देखो ये शब्द ये लिखेगा यहाँ पे, इससे आपको पता चलेगा समस्या बड़ी है कि छोटी। चिंताजनक यानी कि चिंता करने वाला विषय है, यानी कि बड़ी समस्या है। अब बड़ी समस्या आपके पास में है तो पुष्टि करने के लिए एक और जनगणना करानी चाहिए। एक और जनगणना कराना, फिर तीसरी कराओ, फिर चौथी कराओ। अरे समस्या जिसका पता लगा है उसका समाधान करो भाई, बार बार जनगणना थोड़ी ना। और जनगणना कोई मजाक है थोड़ी है जो 10 साल में एक बार करते हैं, हर साल हो जाएगा या दोबारा कर लेंगे। ठीक है, बहुत खर्चा इसके अंदर आता है। लोग तुम्हारे पास कम तो है नहीं, 140 करोड़ प्लस है। ठीक है, तो जनगणना कोई ऐसा तो है नहीं भाई आज बैठे तो मोबाइल उठाया कर लिया, लोगों को लगा एक दिन में हो गई, तो एक दिन में होने वाला टास्क नहीं है। ठीक है, तो अगर अनुपात कम है तो उसको अनुपात को सही करने के लिए क्या सुझाव, क्या तरीके अपनाए जा सकते हैं, ठीक है, उन पे कार्य किया जाना चाहिए। अगला, सरकार को तुरंत सभी विभागों को आदेश जारी कर देना, कर लोगों को अनुपात सुधारने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। जितने भी विभाग हैं जिनका ये कार्य है उनको आदेश जारी करो, और इस अनुपात को सही करने के लिए जितने कदम उठाए जा सकते हैं वो कदम उठाओ, यानी कि हमारे पास में ओनली सेकंड फॉलो करेगा। नेक्स्ट आइए, अगला हमारे पास में, सतर्क ग्रामीणों ने जानलेवा हथियारों से लैस खूंखार डकैतों के एक समूह को पकड़ लिया। ठीक है, देखिए, सतर्क ग्रामीण हैं, जानलेवा हथियारों से लैस खूंखार डकैत, ठीक है, खूंखार डकैत थे, गांव में आए और गांव वाले सतर्क थे, समझदार थे, उन्होंने पकड़ लिया। अच्छा कार्य है तो। ठीक है, इसके लिए क्या कार्यवाही हो, देखो गांव वाले इस तरह का स्टेप उठाते हैं, इतनी हिम्मत लोगों के अंदर आए, ठीक है, ताकि हर जगह पुलिस और फोर्स जो है उसी को काम में लेकर के, और इस तरह की चीजों को कंट्रोल करने का कार्य जो है वो पुलिस का उनका ही नहीं है। आप भी अपने लेवल पे सतर्क रह के, उन्होंने अगर पकड़ लिया तो ऐसा करने पर उनको प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, बल्कि उनको रिवॉर्ड देना चाहिए, उनकी न्यूज के अंदर आना चाहिए चीज की, डकैतों को पकड़ के दिखा दिया इन्होंने। इससे क्या होगा, इससे जो बाकी गांव के लोग हैं, बाकी जो पूरे देश के लोग हैं, उनके अंदर वो हिम्मत आएगी कि हम लड़ सकते हैं और हम भी इन डकैतों को, हथियारों के साथ हैं तब भी इनको पकड़ा जा सकता है। हम अगर सतर्क हैं, समझदार हैं, ठीक है, और अपना प्रिकॉशंस लेकर के चल रहे हैं तो हम डेफिनेटली ऐसा कार्य कर सकते हैं। तो प्रोत्साहित किया जाना चाहिए ऐसा कार्य होने पर। देखिए, ग्रामीणों को अत्याधुनिक हथियार मुहैया कराए जाने चाहिए। ये क्या बात हुई, ग्रामीणों को दे दो हथियार, कल को पता चला डकैतों को तो पकड़ा के नहीं पकड़ा, नई समस्या खड़ी हो गई, गुस्सा होने पे ठोक दिया, पड़ोसी के छोरे ने उसके छोरे को उड़ा दिया। ठीक है, यही करेंगे भाई, खेल खेल में आजकल गुस्सा हो जाते हैं तो पत्थर वत्थर मार देते हैं, और जब कल को बंदूक थमा दोगे तो बंदूक से ही ठोकेंगे सीधा ही। ठीक है, तो ये नई समस्या खड़ी कर देगा, और नई समस्या भी अलग विकट समस्या आपके पास में होगी, तो ये कोई समाधान नहीं है हथियार देना। अगला, ग्रामीणों को उनके साहस और एकता के लिए पुरस्कृत किया जाना चाहिए। बिल्कुल सही है, पुरस्कृत किया जाना चाहिए ताकि उनकी हिम्मत बढ़े, उनका हौसला बढ़े, साथ में बाकी जो गांव वाले हैं जिनके साथ ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं उनका भी मनोबल बढ़े कि हम भी ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, तो ओनली सेकंड हमारे पास फॉलो करेगा। नेक्स्ट आइए, अगला हमारे पास में, इस वर्ष की स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट परीक्षा में सफल उम्मीदवारों की संख्या में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। ठीक है, स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट परीक्षा इस वर्ष की जो है उसमें सफल उम्मीदवारों की संख्या में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। इस साल क्या हो गया कि भैया पास होने वालों की संख्या पिछले वर्ष की तुलना में क्या है, काफी ज्यादा है। ठीक है, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट यानी कि 12th में जो लोग हैं और जो स्कूल के बाद में कॉलेज में प्रवेश करेंगे उनकी संख्या के बारे में बात हो रही है। तो यहाँ क्या कोर्स ऑफ एक्शन या कार्यवाही आपके पास में होगी, देखिए यहां देखो, द गवर्नमेंट शुड मेक अरेंजमेंट टू इंक्रीज नंबर ऑफ सीट्स ऑफ इंटरमीडिएट कोर्सेज इन एग्जिस्टिंग कॉलेजेस। ठीक है, सरकार को मौजूदा कॉलेजों में इंटरमीडिएट कोर्स की सीटें बढ़ाने की व्यवस्था करनी चाहिए। इंटरमीडिएट के जो कोर्स हैं उनकी सीटें जो है बढ़ाने की व्यवस्था करनी चाहिए। अगला, सरकार को इन सभी सफल उम्मीदवारों को समायोजित करने के लिए नए कॉलेज खोलने के लिए सक्रिय कदम उठाए जाने चाहिए।
देखो स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट हर साल जनसंख्या जिस दर से बढ़ रही है उस दर से हमारे पास में विकास और कॉलेजों की सीटें कहीं ना कहीं फिक्स कर रखी, उन सबका आइडिया है कॉलेजेस को और सबको। अब एक साल ज्यादा स्टूडेंट सफल हो गए, यानी कि जितने चाहिए थे उसमें अभूतपूर्ण बढ़ी, मतलब इतनी अभूतपूर्ण वृद्धि इन्होंने कहा, इसका अर्थ है कि जितना एक्सपेक्टेड था उससे ज्यादा लोग पास हो गए। और इस साल काफी भीड़ जो है वो स्कूल से पास होकर निकली। तो क्या करो, जितने भी रनिंग कोर्सेस हैं उनकी सीटें बढ़ाई जानी चाहिए। ये गवर्नमेंट का स्टेप होता है, कॉलेज को बोले भाई पिछले साल 100 लिए थे, इस बार 120 लेने हैं, ताकि जो नए ज्यादा स्टूडेंट पास हुए हैं उनको कवर किया जा सके। सही स्टेप है, ठीक है। ये नए कॉलेजेस खोल दो। परमानेंट हो रहा है क्या ऐसा? इसी साल ये अभूतपूर्ण वृद्धि हुई है, लिख के दिया उसने। ऐसा इस वर्ष ही हुआ है, अगले साल नहीं हुआ तो? अगले साल मान लो इस साल 1 लाख पास हो गया, अगले साल फिर से 60,000 ही पास हो रहे हैं, फिर क्या करोगे बताओ? नए कॉलेजेस का बंद करोगे? ऐसा समाधान होना चाहिए जो कि उचित और व्यवहारिक समाधान हो। यानी कि 1 साल के लिए आप सीटें बढ़ा दो यार, सीटें बढ़ा दो, ज्यादा लोगों को अलाउ कर दो, बेंचें ही तो लगानी। कॉलेज खोल के तो पूरा ही आप पूरा मॉडल ही दूसरा बना रहे हो। तो ये कोई उचित समाधान यहाँ पे नहीं है। पहला हमारे पास में जो होगा ओनली फर्स्ट यहाँ पर फॉलो करेगा। नेक्स्ट आएंगे। अगला हमारे पास में अध्यक्ष ने शिक्षा प्रणाली को और अधिक लचीला बनाने के लिए आवश्यकता पर बल दिया और खेद व्यक्त किया कि हो रहे परिवर्तनों की गति को ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रम को सुजित नहीं किया गया है। ठीक है, तो अध्यक्ष ने क्या किया, कोई अध्यक्ष आया और शिक्षा प्रणाली जो है उसकी समीक्षा उसने करी। ठीक है, और अधिक लचीला बनाने की आवश्यकता पे बल दिया कि उसको और अधिक क्या बनाया जा सकता है, फीजिबल यहां पर बनाया जा सकता है। स्ट्रेस द नीड ऑफ मेकिंग एजुकेशन सिस्टम मोर फ्लेक्सिबल, ज्यादा फ्लेक्सिबल उसको किया जाना चाहिए। और उसने दुख व्यक्त किया, खेद व्यक्त किया किस चीज के ऊपर, कि जो परिवर्तन अभी हो रहे हैं फिलहाल, ठीक है, उनकी गति जो है उस पर ध्यान रखते हुए पाठ्यक्रम को संशोधित नहीं किया गया। कि अभी जो परिवर्तन हो रहा है उसकी गति को ध्यान में रखते हुए संशोधन जो जरूरी थे वो उस रफ्तार से नहीं हो रहे हैं, इसके ऊपर उसने रिग्रेट किया। अब कोर्स ऑफ एक्शन यानी कि कार्यवाही हमारे पास में यहां पर क्या होगी, देखिए करिकुलम शुड बी रिव्यूड एंड रिवाइज्ड पीरियोडिकली, पाठ्यक्रम की समय समय पर समीक्षा और संशोधन किया जाना चाहिए। सिस्टम ऑफ एजुकेशन शुड बी मेड फ्लेक्सिबल। ठीक है, देखिए पाठ्यक्रम की समय समय पर समीक्षा और संशोधन किया जाना चाहिए। करिकुलम शुड बी रिव्यूड एंड रिवाइज्ड पीरियोडिकली। ठीक है, तो ये बात हमारे पास बिल्कुल ठीक है कि लगातार जो है आपका जो भी करिकुलम आप पढ़ा रहे हो उसको आपके देश की आवश्यकता, आपके समाज की रिक्वायरमेंट, ठीक है, जिस चीज की वो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं और जो जैसे देश के लिए रेवेन्यू किसी एक सोर्स से ज्यादा आ रहा है, मान लो टेक्निकल फील्ड में ज्यादा जरूरत है, तो उसमें कॉलेजेस को बढ़ाना, लोगों को प्रोत्साहित करना, उस फील्ड में उनको आगे पढ़ाई करने के लिए जो है रिव्यू करते रहना और उस रिव्यू के अकॉर्डिंग चेंजेस करते रहना पीरियडिकली। तो ये चीज हमेशा चलनी चाहिए हर सिस्टम के अंदर। तो ये बिल्कुल सही है, हर करिकुलम के अंदर, पढ़ाई का नहीं हर चीज के करिकुलम के अंदर ये चीज होनी चाहिए। ये एक उचित सुझाव है। अगला, सिस्टम ऑफ एजुकेशन शुड बी मेड फ्लेक्सिबल। ठीक है, शिक्षा की व्यवस्था को लचीला बनाया जाना चाहिए। जो हमारे पास में सिस्टम ऑफ एजुकेशन है शुड बी मेड फ्लेक्सिबल, उसको फ्लेक्सिबल करना चाहिए। बात सही है, एजुकेशन को भी फ्लेक्सिबल करना। ठीक है, फ्लेक्सिबल का मतलब ये नहीं है कि बहुत आसान कर दिया, सिलेबस आधा कर दिया, यही मतलब नहीं होता। फ्लेक्सिबल मतलब पढ़ने लिखने में आसानी हो, लोगों तक शिक्षा की पहुंच जो है वो बन सके, हायर लेवल की स्टडीज जो है वहां की पहुंच बन सके, ये हुई फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, तो बोथ हमारे पास में जो है वो यहां पर क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। नेक्स्ट आइए। अगला हमारे पास में देखिए, युवाओं को अक्सर अश्लील पोस्टरों को घूरते हुए पाया जाता है। यंगस्टर जो हैं, युवा जो हैं, वो अश्लील पोस्टरों की तरफ घूरते हुए उनको देखा जाता है। तो ये एक समस्या है, देखो हमारे देश में बिल्कुल है। जैसे आजकल इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, तो छोटे छोटे बच्चे जिनकी उम्र अभी जो है वो नाबालिग हैं, 16 के भी नहीं हुए हैं, उन तक ऐसे पोस्टर्स का या फिर ऐसी चीजों का, ऐसे एडवर्टीजमेंट की पहुंच हो चुकी है। ठीक है, जो शायद उन तक नहीं होनी चाहिए थी, उनकी अवस्था को देखते हुए, उनकी उम्र को देखते हुए। तो यहां हमारे पास में किस तरह की कार्यवाही होनी चाहिए? चेयरमैन शुड बी पनिश्ड एंड पेनलाइज्ड इफ दे आर फाउंड डूइंग सो। चिल्ड्रन शुड बी पनिश्ड एंड पेनलाइज्ड। देखो, बच्चों को पकड़ो, मारो, कूटो, तो वो काम तो माँ बाप पे छोड़ ही रखा है। अब पुलिस वाले और सरकार भी यही काम करेगी, सबके बच्चों को कूटने का और दंड देने का, जेलों में डालने का, इन चीजों के लिए। तो ये एक उचित उपाय नहीं है।
आप उपाय ये करो ना, उन तक पहुंच ही बंद कर दो, ठीक है, पहुंच ही बंद कर दो। अब अश्लीलता और इस तरह के पोस्टर जो हैं, वो जितना कम उन तक पहुंचेंगे उतना बेस्ट है, क्योंकि ये चीज कोई खत्म तो नहीं की जा सकती समाज में अगर है तो, ठीक है, इसको कम ही किया जा सकता है। तो ये हमारे पास में क्या होगा कि ये उचित उपाय नहीं है, बच्चों को मारना कूटना और उनको दंड करना, जेल में डालना, या फिर उनको मोबाइल नहीं देना, ये कोई समाधान नहीं है। ऐसी सामग्री के किसी भी प्रदर्शन पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए, ये बात सही है कि अगर आप नहीं चाहते कि आपके बच्चे जो हैं वो अश्लील फिल्मों को, अश्लील फोटोओं को देखें, तो आप वो अश्लीलता वाला जो कंटेंट है उसको उन तक पहुंचने ही मत दो। ये समाधान हमारे पास में सही होगा, ठीक है। तो ओनली सेकंड जो है ये हमारे पास में फॉलो करेगा। नेक्स्ट आइए, अगला हमारे पास में, न्यायालय विभिन्न विभागों के महत्वपूर्ण विवादों का निर्णय करने में बहुत अधिक समय लेते हैं, कि न्यायालय के अंदर बहुत अधिक समय इसके अंदर लगता है। कार्यवाही के दौरान अदालतों को मामले में तेजी लाने का आदेश दिया जाना चाहिए। कोर्ट शुड बी ऑर्डर्ड टू स्पीड अप मैटर्स। अदालत जो है उनको इन मामलों में उनको ऑर्डर दिया जाना चाहिए ताकि इस तरह के मैटर जो है वो स्पीड अप हो सके, ठीक है। देखिए, तेज करने का आदेश देना बिल्कुल सही है कि भैया अदालतों को आपने आदेश दिया तेजी से मामलों को सलटाओ, इनको पेंडिंग मत रखो। हमारी इतनी जनसंख्या है, आपके हाथों में बहुत दारोमदार है, केसेस के अकॉर्डिंग अपनी स्पीड जो है उसको इंक्रीज करते हुए चलो, ठीक है। डिसीजंस को जल्दी लो, अब अपना स्टडी टाइम और स्टे टाइम जो भी जैसे भी इनको तेज किया जा सकता है उसको तेज करो। तो ऐसा आदेश देना अपने आप में सही है। कोई भी सिस्टम अगर दुरुस्त नहीं है और उसको ये आदेश दिया जाना है कि आप दुरुस्त हो और इसको थोड़ा सा तेज स्पीड करो, तो ये बात अपने आप में सही, ठीक है। अगला, अधिकारियों को अपने विभाग से संबंधित विवादों को निपटाने के लिए विशेष अधिकार दिए जाने चाहिए। देखो, अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं और जो भी कंप्लेन या कोर्ट में मैटर जाते हैं वो अलग अलग डिपार्टमेंट्स के ही मैटर्स वहां पर जाते हैं। तो ये इस तरीके से सूचना देना, लोगों को समझाना कि विवादों को निपटाने के लिए जो डिपार्टमेंट है उसी में कोई स्पेशल ऑफिसर को नियुक्त कर दिया जाए जो उस विभाग की पूरी समझ रखता है और उसको ऐसा न्यायिक अधिकार दिया जाए कि वो वहां पे क्या कर सके, निपटाने के लिए विशेष अधिकार उसको दे दिया जाए। उससे नहीं निपटेगा तो ठीक है, फिर कोर्ट में आएगा। तो ये चीज प्रोसेस को फास्ट करेगी, बिल्कुल सही स्टेप है, ठीक है। और इन दोनों स्टेप से कोई नई समस्या भी खड़ी नहीं होगी और दोनों एक साथ हों तो बेस्ट है। नेक्स्ट आओ, अगला, कई स्कूलों में अधिकांश छात्र अंतिम परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं होते। अंतिम परीक्षा में कई स्कूलों में छात्र उत्तीर्ण नहीं होते। कार्यवाही क्या है यहाँ पे देखिए, यहां दे रखा है इन स्कूलों को बंद कर देना चाहिए और अनुत्पादक हो गए हैं। ये देखो, बंद करना कभी कोई समाधान नहीं होता। अरे स्कूल अच्छे से काम नहीं कर रहा, टीचर टाइम पे नहीं आ रहे, तो आप ये करो कि स्कूल को चलवाओ, टीचरों को टाइम पे भिजवाओ, ठीक है। अगला, इन स्कूलों के शिक्षकों की तत्काल छटनी की जाए। द टीचर्स ऑफ दीज स्कूल शुड बी इमीडिएटली रिट्रेंच्ड। देखो, एक तो ये हो सकता है कि बच्चा ही ना पढ़ाओ, दूसरा ये हो सकता है कि शिक्षक टाइम पे नहीं आए हो, ठीक है, तीसरा ये हो सकता है कि शिक्षकों ने पढ़ाया लेकिन वो अनुपस्थिति जो है उसका कोई और कारण रहा हो, तो कारण कुछ भी हो सकता है। तो ये करना है कि स्कूल के शिक्षकों को तत्काल जो है छटनी की जाए, छांटो इनको। जिस स्कूल के बच्चे फेल ज्यादा हो रहे हैं उन टीचरों को बिठाओ घर पे, ठीक है। तो ये कार्यवाही अपने आप में उचित कार्यवाही हमारे पास में नहीं होगी, ठीक है, ये भी हमारे पास उचित नहीं होगा ना इधर। नेक्स्ट आओ, अगला हमारे पास में, हर साल पर्वत श्रृंखला के शीर्ष पर स्थित मंदिर के रास्ते में भारी ठंड के कारण बड़ी संख्या में भक्तों की मृत्यु हो जाती। पर्वत श्रृंखला के शीर्ष पर स्थित मंदिर के रास्ते में भारी ठंड के कारण बड़ी संख्या में भक्तों की मृत्यु हो जाती, ठीक है। देखिए, भक्तों को उचित गर्म कपड़े और अन्य सुविधाओं के बिना मंदिर में जाने से हतोत्साहित किया जाना चाहिए। क्या हो रहा है यहाँ पे, बड़ी संख्या में भक्तों की मृत्यु हो जाती, अब वो भक्त है भाई, ठीक है, वो भक्ति कूट कूट के भरी हुई है, स्पेशली इंडिया के लोगों में, आप तो जानते ही हो बहुत अच्छे से, ठीक है। तो भक्ति में व्यक्ति ये भूल जाता है किस मौसम में जा रहा है और वहां जो है ठंड लगेगी, ठंड से मर भी सकते हैं, आप भूखे प्यासे रहोगे, आप कई बार नंगे पैर चले जाते हो, कोई और समस्या आ जाएगी, तो उसकी वजह से मौतें हो रही। तो इसके लिए क्या कार्यवाही होनी चाहिए, प्रशासन को इसके लिए क्या कार्यवाही करनी चाहिए, सरकार को क्या निर्देश देने चाहिए। द डिवोटीज शुड बी डिस्करेज्ड टू विजिट द श्रीन विदाउट हैविंग प्रॉपर वार्म क्लोथ एंड अदर एम्यूनिटीज। ये बात सही है, भक्तों को उचित गर्म कपड़े और अन्य सुविधाओं के बिना मंदिर में जाने से हतोत्साहित किया जाना चाहिए। मतलब उनको डिस्करेज करो, उनको डिस्करेज करो कि आप बिना कपड़ों के मत आओ यहाँ पे, यहाँ बहुत सर्दी है और बहुत सारे लोग इसकी वजह से मर जा रहे हैं, ठीक है। और हम चाहते हैं कि आप लोग दर्शन करें लेकिन गर्म कपड़े वगैरह सब अपना जुगाड़ लेकर के आए ताकि आप तरीके से विजिट करके यहाँ से जा सके। सही उपाय है एक तरीके से। अगला,
सरकार को मंदिर में आने वाले सभी भक्तों को गर्म कपड़े और आश्रय प्रदान करना चाहिए। ठीक है, अब देखो सुनने में तो अच्छा लगा यार। अब इससे तो देखो नई समस्या खड़ी हो जाएगी, जो मंदिर नहीं भी जाते थे वो भी जाने लग जाएंगे, गर्म कपड़े मिलेंगे भाई सर्दियों के, सर्दियां आ रही हैं, चलो एक चक्कर लगाए आते हैं, भगवान के दर्शन भी हो जाएंगे, कपड़े भी मिल जाएंगे। तो ये कोई उचित समाधान नहीं होता कि सरकार जो है सबको गर्म कपड़े प्रोवाइड करवाए, क्योंकि जो फंड सरकार के पास में होता है उस फंड से क्या क्या विकास होगा वो ऑलरेडी तय है हमारे पास में। ठीक है, दूसरा जो आपदा प्रबंधन है उसका भी उनके पास में एक फिक्स अमाउंट होता है। अब आपदा प्रबंधन का पैसा आप इस तरीके से बांट दोगे लोगों को गर्म कपड़े देने में, ठीक है, तो ये भी एक सही समाधान यहां पर नहीं है। ठीक है, तो ऐसा समाधान एक उचित समाधान नहीं होता, अनुचित होता है। इसकी वजह से नई प्रॉब्लम्स खड़ी हो सकती है। पता चला जितने लोग आ रहे थे उसके 4 गुने आ रहे हैं। अब कपड़ा मिल रहा है भाई, और इंडिया तो ऐसी चीज है, फ्री में कुछ मिले तो लाइन लग जाती। ठीक है, तो ये एक उचित कार्यवाही नहीं है। ओनली फर्स्ट यहां पर फॉलो करेगा। नेक्स्ट आइए, अगला हमारे पास में एक यात्री ट्रेन के लगभग 10 डिब्बे पटरी से उतर गए और दोनों जोड़ी रेलवे ट्रैक अवरुद्ध हो गए। 10 डिब्बे उतर गए, और ट्रेन का उतरना कोई छोटी घटना तो नहीं। रिसेंटली एक घटना हुई भी थी उड़ीसा के आसपास, ट्रेनें टकरा गई थी एक ही ट्रैक के ऊपर। तो ये छोटी मोटी घटनाएं नहीं है, इनको अवॉइड करने के लिए बहुत बड़ा स्टाफ, बहुत बड़ा सिस्टम उन्होंने रेलवे ने बना रखा है, नेटवर्क। फिर भी इस तरह की गलती हो सकती है और हुई है एक आध बार। ठीक है, तो देखो कार्यवाहियां क्या होनी चाहिए इसकी। यहां देखिए, द रेलवे अथॉरिटी शुड इमीडिएटली सेंड मैन एंड इक्विपमेंट टू स्पॉट द क्लियर द रेलवे ट्रैक्स। रेलवे अथॉरिटी को रेलवे ट्रैक साफ करने और तुरंत कर्मचारियों को, उपकरणों को मौके पर भेजना चाहिए। बिल्कुल, कर्मचारी भेजो, उपकरण भेजो, रेलवे ट्रैक को वापस सही करवाओ, रेल के डब्बों को वापस से ट्रैक पे धरवाओ। ठीक है, और दूसरा, उस ट्रैक पे और ट्रेनें आ सकती हैं, तुरंत उनको रोको, उनको डाइवर्ट करो दूसरे ट्रैक पे। दोनों दिशाओं में चलने वाली सभी ट्रेनों को दूसरे रूट पर डाइवर्ट किया जाना चाहिए। ये इंस्टेंट डिसीजन होने चाहिए अगर ऐसी कोई इंसिडेंट हमारे पास में होता है, और ऐसा ही आप खुद जानते हो, यही होता है, अखबारों में भी पढ़ते हो, आपका व्यवहार नॉलेज है, ये चीज सोशल इंटेलिजेंस से रिलेटेड है सारे के सारे पॉइंट। इस तरह की चीजें आप न्यूज वगैरह में पढ़ते हो, एक सोशल इंटेलिजेंस पहले है आपके पास में। जो भी डिसीजन होता है ना, आप इस दिमाग से मत पढ़ो यार इसकी जगह और कुछ हो सकता था। जो भी डिसीजन ले रहा है बेस्ट डिसीजन लिया जाता है, और जो जनरली ऐसे डिसीजन होते हैं, तुरंत उनके रेल के डब्बों को साफ करवाया, रेल के ट्रैक को सही करवाया। क्यों? ट्रैक ऐसा थोड़ी ना कि 10 दिन बंद कर सकते हो, आप नहीं कर सकते। और ट्रेनें जाएंगी 10 दिन में, बहुत नई समस्याएं खड़ी हो जाएंगी जल्दी से नहीं करवाया तो तुरंत डिसीजन ये होंगे, तुरंत रेलवे ट्रैक को साफ करवाओ। जो रेल की दुर्घटना हुई है, ठीक है, उसको ट्रैक पे लेके जाना है या फिर उसको पहुंचाना है, जहां भी पहुंचाना है पहुंचवाओ, और उसको तुरंत रनिंग मोड में लेकर के आओ। ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा बोथ फॉलोस। नेक्स्ट आओ, अगला हमारे पास में राज्य ए के 4 जिले पिछले 3 वर्षों से सूखे, गंभीर सूखे का सामना कर रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप इन जिलों से लोगों का पलायन हुआ है। 4 जिले पिछले 3 वर्षों से गंभीर सूखे का सामना कर रहे हैं, पिछले 3 वर्षों से। मतलब ये समस्या कोई छोटी मोटी नहीं भाई। 3 साल से अगर कोई चीज हो रही है, सूखा ऐसा नहीं है 10-15 दिन से पड़ा है, 3 साल से सूखा है, और जिसके परिणाम स्वरूप इन जिलों से लोगों का पलायन हुआ है। तो ये बात भी सही है भैया, आप सूखा कुछ टाइम झेल सकते हो, बिना नहाए 1 महीने रह सकते हो, ठीक है, या बिना पानी के आप कुछ टाइम गुजारा कर सकते हो, दूर से ला सकते हो, लेकिन परमानेंट उस तरीके से जीवन जीना मुश्किल हो जाता है, और ये आपको पलायन पे मजबूर कर देता है, और ये घटनाएं होती है हमारे देश में। ठीक है, अब देखो कोर्स ऑफ एक्शन की यहां पर बात की जाए तो गवर्नमेंट शुड इमीडिएटली स्टार्ट फूड फॉर वर्क प्रोग्राम इन द डिस्ट्रिक्ट टू पुट ए हॉल्ट ऑन एक्सोडस। बात सही है, और आपने देखा भी ये नरेगा वगैरह बहुत तरह की योजनाएं चलाई जाती हैं, उनका उद्देश्य ये होता है कि गांव के अंदर रोजगार के कारण और दूसरा पानी, खाना, इन सब चीजों की कमी के कारण जो लोग छोड़कर चले जाते हैं, उन लोगों को ऐसा करने से रोका जाए। ठीक है, ताकि अपने स्थान पे, अपने गांव के अंदर वो रहें, वहां अपनी अपॉर्चुनिटीज को और ज्यादा एक्सप्लोर करें। और ये जो समस्या थी पलायन की, एक्चुअल समस्या क्या है यहाँ पे, पलायन की, इसको कम किया जा सके। ठीक है, कम किया जा सके। नेक्स्ट, सरकार को इन जिलों में पेयजल, पोर्टेबल पानी उपलब्ध कराने के लिए प्रयास करनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है, जहां पानी नहीं हो पानी पहुंचाओ, जहां खाना नहीं हो खाना पहुंचाओ। ठीक है, या उनकी ऐसी टेक्नोलॉजी, ऐसी व्यवस्थाएं वहां पे पहुंचाई जाए जिससे वो कमा सकें, कमाई का स्रोत हो, जिस सोर्स के कारण वो अपना जीवन यापन कर सके। तो ये सब सरकार के काम होते हैं, बिल्कुल सही है, बोथ फॉलोस। नेक्स्ट हमारे पास में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के सामने आने वाली समस्याओं में से एक कच्चे माल की अनियमित आपूर्ति है। कच्चे माल के उत्पादकों को उचित मूल्य नहीं मिल रहा है। कार्यवाही तो देखो, द गवर्नमेंट शुड रेगुलेट द सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल टू अदर इंडस्ट्रीज ऑल्सो। सरकार को
अन्य उद्योगों को भी कच्चे माल की आपूर्ति को विनियमित करना चाहिए। द गवर्नमेंट शुड रेगुलेट द सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल टू अदर इंडस्ट्रीज। ठीक है, देखिए यहां हमारे पास में देखिए खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के सामने आने वाली समस्याओं में से एक कच्चे माल की अनियमित आपूर्ति। तो वन ऑफ द प्रॉब्लम्स फेसिंग द फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, तो फूड प्रोसेसिंग की इंडस्ट्री जो हमारी है उसके सामने जो समस्या आती है उनमें से एक समस्या है इर्रेगुलर सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल, यानी कि जो कच्चा माल चाहिए उनको क्या क्या चाहिए, आलू, मसाला, खसाला, फसाला, जो भी आपको चाहिए होता है उन सब चीजों के लिए फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को, ठीक है, हर चीज आजकल पैक होती है, तो जितना भी उनको रॉ मटेरियल चाहिए जिससे वो सब कुछ बनता है उसकी सप्लाई कभी रुकनी नहीं चाहिए। गवर्नमेंट का भी काम है वो चीज प्रॉपर तरीके से रेगुलेट होती रहे ताकि लोगों तक जो पैक्ड फूड प्रोसेस होके पहुंचता है वो लोगों तक टाइमली पहुंचता रहे, हर तरह की चीजों तक उनकी सप्लाई जो है वो कंटिन्यूअस चलती रहे। द प्रोड्यूसर्स ऑफ रॉ मटेरियल इज नॉट गेटिंग ए रीजनेबल प्राइस। और दूसरा इसने कहा कि भैया जो रॉ मटेरियल भेज रहे हैं ना उनको जितना मिलना चाहिए उतना पैसा ही नहीं मिल रहा है, उतना पैसा उनको मिल ही नहीं रहा है। अब आओ कोर्स ऑफ एक्शन पे, कार्यवाही। द गवर्नमेंट शुड रेगुलेट द सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल टू अदर इंडस्ट्रीज ऑल्सो। सरकार को अन्य उद्योगों को भी कच्चे माल की आपूर्ति को विनियमित करना चाहिए। ठीक है, सरकार को अन्य उद्योगों को भी कच्चे माल की आपूर्ति को विनियमित करना चाहिए। द गवर्नमेंट शुड रेगुलेट द सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल टू अदर इंडस्ट्रीज ऑल्सो। फेसिंग द फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री इज irregular supply of raw material. The government should regulate the supply of raw material to other industries also. ठीक है, तो रॉ मटेरियल की सप्लाई करनी चाहिए। अब यहाँ पे एंड में इसने गड़बड़ कर दी, रॉ मटेरियल को सरकार जो है वो प्रॉपर तरीके से सप्लाई पे काम करे, लेकिन इन्होंने एंड में लिख दिया अदर इंडस्ट्रीज के लिए भी ऐसा किया जाना चाहिए। आगे देखो, द गवर्नमेंट शुड अनाउंस एन अट्रैक्टिव पैकेज टू एंश्योर रेगुलर सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल फॉर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। गवर्नमेंट को एक ऐसा अट्रैक्टिव पैकेज लोगों को देना चाहिए जिससे उनके लिए भी अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो। ठीक है, उनके लिए भी क्या हो, उनके लिए भी अपॉर्चुनिटीज वहां पर क्रिएट हो। ठीक है, और अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो तो रॉ मटेरियल की सप्लाई वहां पर वापस से प्रॉपर तरीके से की जा सके। ठीक है, जैसे लोगों को बोला कि आप रॉ मटेरियल इन कंपनीज को देते हो, हम ट्रांसपोर्ट आपके लिए लगवा देंगे, आपको इसका जो एमएसपी मिनिमम सेलिंग प्राइस जो इसके ऊपर मिलेगा वो बढ़ा देंगे। तो ये गवर्नमेंट को इंश्योर करवाना चाहिए। ठीक है, बाकी गवर्नमेंट कौन सा जेब से देगी, उसका काम तो सब चीजों को प्रॉपर तरीके से करवाना ही, मैनेजमेंट ही तो है उसका काम। ठीक है, अगला, सरकार को अन्य उद्योगों को कच्चे माल की आपूर्ति, देखो इसने गड़बड़ कर दी यहाँ पे, कच्चे माल की आपूर्ति सरकार को करवानी चाहिए, ये बात तो सही है, लेकिन ये टॉपिक से हट गया। अदर इंडस्ट्रीज ऑल्सो, भाई यहां बात हुई कि अदर इंडस्ट्रीज की। ठीक है, तो ज्ञान मांग रहा है कि ज्ञान नहीं मांग रहा ना, समस्या है, उस समस्या पे बात कर रहा है। अब आपसे मान लो एक टॉपिक पे बात हो, आप ले गए अपने रोने पे, अरे मैं भी उधर गया था, वो डिपार्टमेंट फलाना ढिकाना ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। अरे नहीं सुनना भाई तेरी ABCD, समस्या ये है, इस पे बात कर, इस पे बात करेगा तो सही होगा वरना नहीं होगा। ठीक है, ये सारे टॉपिक पे लागू होगा। आपका अजम्पशन है, आर्ग्यूमेंट है, कोर्स ऑफ एक्शन है, या आपके पास में कंक्लूजन है। ठीक है, इन सब पे लागू होगा। और आगे भी जो टॉपिक है, कॉज एंड इफेक्ट, आपके पास में डेटा सफिशिएंसी, सारे टॉपिक्स के अंदर ये चीज लागू होती, तो ओनली सेकंड यहां फॉलो करेगा। नेक्स्ट आइए, अगला हमारे पास, सरकार ने अगली पंचवर्षीय योजना से स्वैच्छिक संगठनों को वित्तीय सहायता नहीं देने का निर्णय लिया है। सूचित किया गया है कि ऐसे सभी संगठनों को अपनी वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए धन जुटाना चाहिए। अगली पंचवर्षीय योजना से स्वैच्छिक संगठन जो है, the government has decided not to provide financial support to the voluntary organizations from next 5-year plan and has communicated that all such organizations should raise fund to meet their financial need। ये सरकार ने क्या है कि जितने भी वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशंस है ना, खुद से जो ऑर्गेनाइजेशंस खड़ी हैं, ठीक है, स्वैच्छिक संगठन जो हैं, उनको अब सरकार पैसा नहीं देगी। उनसे कहा कि भैया तुम जुगाड़ो अपना जो भी फंड है, जो भी कार्य करते हो उस कार्य से जिनको फायदा हो रहा है उनसे आप फंड जुगाड़ो और फिर इस कार्य को करो, अब हम आपको फंड नहीं देंगे। कोर्स ऑफ एक्शन, वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन शुड कोलैबोरेट विद फॉरेन एजेंसीज। स्वैच्छिक संगठनों को विदेशी एजेंसियों के साथ सहयोग करना चाहिए, उनके साथ कोलैबोरेट करना चाहिए, ये लिखा।
अगला, दे शुड एक्सप्लोर अदर सोर्सेस ऑफ फाइनेंशियल सपोर्ट। ये बात तो सही है कि भाई अब उनको सरकार सपोर्ट नहीं करेगी तो अदर जो हम उनके पास में ऑप्शंस हैं वो उनको एक्सप्लोर करने चाहिए। लेकिन ये चीज कि भैया इस देश में तो नहीं मिल रहा अब हमको, अब हम बाहर चलते हैं, उनकी सरकार से मांगेंगे। ठीक है, तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है हमेशा ये बोला जाता है कि आप अपना फंड खुद रेज करो, अपने लेवल पे खड़े हो जाओ, ठीक है, और फिर इसको रन करो। ठीक है, तो ये हमारे पास ओनली सेकंड जो है ये फॉलो करेगा। नेक्स्ट आइए, अगला हमारे पास में मौसम विज्ञान विभाग ने पूर्वानुमान लगाया है कि अगले 48 घंटों में तटीय आंध्र प्रदेश और ओडिशा में एक भयंकर चक्रवाती तूफान आएगा। ठीक है, मौसम विज्ञान ने क्या बताया है कि अगले 48 घंटों में आंध्र प्रदेश में और उड़ीसा में भयंकर, यानी कि समस्या कैसी है, बड़ी समस्या है। क्या है, बड़ी समस्या आपके पास में, तूफान आएगा। द लोकल एडमिनिस्ट्रेशन शुड एडवाइज द फिशरमैन नॉट टू गो टू डेंजरस एरिया इन दी सी। स्थानीय प्रशासन को मछुआरों को समुद्र के खतरनाक इलाकों में न जाने की सलाह दी जानी चाहिए। ठीक है, द लोकल एडमिनिस्ट्रेशन शुड एडवाइज द फिशरमैन नॉट टू गो टू डेंजरस एरिया इन दी सी। तो आप देखो, मौसम विभाग ने पूर्वानुमान लगा लिया, तो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन जो है, लोकल जो वहां पे एडमिनिस्ट्रेशन है वो एडवाइस करे फिशरमैन को, भैया मत जाओ अंदर, मारे जाओगे। ठीक है, तो ये कार्य है उनका, रेस्पॉन्सिबिलिटी, कर्तव्य है। फिर भी हो जाता है तो कौन रोक सकता है, जाओ मरो। अगला, द लोकल एडमिनिस्ट्रेशन शुड अलर्ट द पीपल ऑफ कोस्टल एरियाज ऑफ दीज टू स्टेट एंड दे शुड बी प्रिपेयर्ड टू शिफ्ट टू सेफर प्लेसेस। ठीक है, ये भी एक सही स्टेप हुआ कि अगर भयंकर चक्रवात है और अगर स्थिति आती है तो आप लोग तैयार रहो कि आपको वहां से निकालना पड़े, तो आप उस स्थिति में हो कि तुरंत वहां से निकल सकें। फ्लड्स या कोई भी समस्या, चक्रवात वहां पर आए, उसकी वजह से प्रॉब्लम हो तो दोनों के दोनों हमारे पास में क्या है, उचित कार्यवाही यहां पर होंगी। क्या होंगी, उचित कार्यवाही हमारे पास में ये दोनों के दोनों यहां पर हो जाती। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे इसके बाद में हम लोग। अगला हमारे पास में मौसम विभाग पूर्वानुमान लगाया अगले 48 घंटे, वो तो वही है, दोनों सही है भाई। न जाने की सलाह दो, मछुआरों को नहीं जाएं और साथ में उन्हें सुरक्षित स्थानों पर, क्योंकि आप जानते हो कि ये जो इलाके होते हैं तटीय वाले, इनकी जो अर्थव्यवस्था और खाने का मेन सोर्स होता है वो मच्छी होती है। तो मछली को पकड़ने के लिए लोग समुद्र वगैरह में जाते हैं, तो वो उनका रोजगार है, रोजगार के लिए जाएंगे वो लोग। तो ऐसे में उनको रोकना और उनको समझाना कि ये दिन आने वाले अच्छे नहीं है, तो आप नहीं जाए। नेक्स्ट देखो, सब्जी व्यापारियों को लगता है कि राज्य पी में जल्द ही प्याज की कीमतें फिर से बढ़ेंगी। सब्जी व्यापारी क्या लगता है, प्याज की कीमत फिर से बढ़ेगी। ठीक है, अब देखो, पी राज्य को कीमतों को नियंत्रित करने के लिए पहले से ही पर्याप्त मात्रा में प्याज की खरीद और भंडारण करना चाहिए। पी स्टेट गवर्नमेंट शुड परचेस। तो पी में सब्जी व्यापारियों को अगर ये लग रहा है कि राज्य पी में जल्दी प्याज की कीमतें फिर से बढ़ सकती हैं, ऐसा सब्जी वालों को लग रहा है, तो ऐसे में उसकी जो स्टेट गवर्नमेंट है उसको क्या करना चाहिए, शुड परचेस एंड स्टोर सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ अनियन इन एडवांस टू कंट्रोल प्राइसेस। ये बात सही है। देखो, प्राइस मनमर्जी से मांगे जाएं ऐसी किसी भी देश में नहीं होता। सरकार का काम होता है उसको रेगुलरली हैंडल करने का, कि गवर्नमेंट जो है उसको रेगुलरली अच्छे तरीके से ट्रीट करके रेगुलेट कर सके। तो गवर्नमेंट का उसको खरीद के भंडारण करना ताकि कीमत पे कंट्रोल किया जा सके। ठीक है, कीमत बढ़ने लगी, माहौल ऐसा बना, सरकार ने अपनी तरफ से अपने प्याज और बेच दिए, लो भाई अब बेचो तुम, बढ़ाओ प्राइसेस, तो कंट्रोल हो गई वो चीज। अगला, पी राज्य सरकार को कमी की अवधि के दौरान प्याज की बिक्री के लिए उचित मूल्य की दुकानों का नेटवर्क उपलब्ध कराना चाहिए। तो कमी के दौरान उचित मूल्य पर जहां पर प्याज अवेलेबल हो, ऐसा सरकार को अवेलेबल करवाना चाहिए। ये भी अपने आप में सही है। ठीक है, तो बोथ फर्स्ट एंड सेकंड क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। नेक्स्ट आओ, अगला, लेवल क्रॉसिंग से रेलवे ट्रैक पार करते समय प्रतिदिन औसतन लगभग 20 लोग ट्रेन की चपेट में आकर मर जाते हैं। क्रॉसिंग से रेलवे ट्रैक को पार करते समय प्रतिदिन औसतन लगभग 20 लोग ट्रेन की चपेट में आके मर जाते हैं। डेली 20 मरते हैं। ठीक है, तो साल भर में काफी मौतें हो जाएंगी। देखिए 730 या 731, एक लीप वर्ष है तो इतनी मौतें हो जाएंगी। तो ट्रेनों की चपेट में आकर क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। तो रेलवे अधिकारियों को सभी लेवल क्रॉसिंग बंद करने का निर्देश करना चाहिए। अरे भाई, लेवल क्रॉसिंग अगर बनी हुई है तो किसी न किसी काम के लिए बनी हुई है। अब कोई ढंग से पार नहीं कर रहा तो मरेगा ना। ठीक है,
अब ट्रेन की क्रॉसिंग्स हैं सिटी में, शहरों में, सभी जगह। अब किसी का सर चढ़ रहा है, वो बंद है वहां पे रेलवे फाटक, वो फिर भी ट्रैक पे जा रहा है और मर रहा है, तो ये गलती तो आदमी की हुई ना। इसके लिए रेलवे क्रॉसिंग थोड़ी ना बंद हो जाएंगी। ठीक है। अगला, जो लोग फाटक बंद होने पर पटरी पार करते पाए जाएं, उन पर भारी जुर्माना लगाया जाए। ठीक है। कई बार जुर्माना भी जो है एक सही स्टेप आपके पास में वहां पर होता है। तो इसने कहा कि जुर्माना लगा दो ऐसे लोगों पर। तो ये भी एक सही चीज है और ऐसा बिल्कुल किया जाता है। तो ये हमारे पास में एक सही स्टेप होगा। ठीक है। जुर्माना लगाओ, जबरदस्ती क्रॉस कर रहा है फाटक बंद होने के बाद में। अब फाटक बंद होने के बाद जाएगा तो मरेगा ना, उसमें रेलवे की क्या गलती होगी बताओ। रेलवे ऐसे डिसीजन लेती है, जुर्माना वगैरह लगाती है। ठीक है। कोई भी गाड़ी या फाटक बंद होने वाला है, जबरदस्ती भगा रहे हैं, निकाल रहे हैं वहां से, और फिर ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो गई कि ट्रेन आने वाली है, ट्रेन को रुकवाना पड़ा और उनको वो फंस गया बीच में, या तो बंद हो रहा था फाटक उसके पहले वहां पे फंस गया। जबकि समझदारी का स्टेप ये होता है कि एक बार सायरन बजा, आप रोक लो यार। हाँ हाँ पता है आप निकाल लोगे, भगा लोगे उसमें से, पर तसल्ली रख लो, थोड़ा तसल्ली रख लो। जान है तो जहान है। और दूसरा, व्यवस्थित तरीके से रेलवे का काम हो रहा है, होने दो। तो ओनली सेकंड फॉलो। अगला देखिए, अधिकांश विकास योजनाएं कागजों में ही विकसित होती है। अधिकांश जो विकास की योजनाएं वो कागजों में ही विकसित होती है। तो ये तो बिल्कुल इंडियन लेवल का डायलॉग यहाँ पे आ गया, सही बात है एकदम। ठीक। तो ये कहावत टाइप का एक तरीके से, ठीक है, कहावत टाइप का है, कागजों में विकसित होती है। और कई बार आपने भी सुना होगा। तो प्रभारियों को क्षेत्र कार्य का नियमित निरीक्षण करने के निर्देश दिए जाएं। The in-charges should be instructed to supervise the field work regularly. ऐसे विभागों को कागज की आपूर्ति में कटौती की जानी चाहिए। ये देखो मजाक है, मजाक कर दिया पूरा का पूरा। कि योजनाएं कागज में लिख रहे हैं, कागज ही मत दो, योजनाएं लिखेंगे ही नहीं तो आनी नहीं है फिर मार्केट में। तो ये जो क्या है एक मजाक टाइप से है। और प्रभारियों को क्षेत्र कार्य का नियमित निरीक्षित करने के निर्देश दिए जाने चाहिए, ये सही स्टेप है। अगर केवल कागज मात्र में कोई योजना रह जाती है तो फील्ड में आप लोगों को भेजो और चेक करो कि जिस चीज की योजना है उन लोगों तक वो योजना पहुंच पा रही है कि नहीं पहुंच पा रही। आप फील्ड पे लोगों को भेजेंगे क्षेत्र कार्य के लिए तो वो आपको ये बताएंगे कि हाँ जो योजना गवर्नमेंट चलाना चाह रही है वो लोगों तक पहुंच रही है, लोग उसका फायदा उठा रहे हैं, और वो जिन लोगों को टारगेट किया जा रहा है उन तक अच्छे तरीके से पहुंच पा रही है, उन लोगों तक उसकी पहुंच है। ठीक है। तो ओनली फर्स्ट यहाँ फॉलो करेगा। अगला हमारे पास में, देश एक्स में बड़ी संख्या में भारत आने वाले लोगों में जानलेवा बीमारी के वायरस पाए जाने की पुष्टि हुई है। कोई देश एक्स है, कोई भी है, पड़ोसी है, दूर का है, जैसे चाइना से बीच में न्यूज आई थी कि वायरस आ गया, कोरोना आ गया, वैसा ही मान लो आप, कुछ जानलेवा बीमारी है और उसके वायरस पाए जाने की पुष्टि। अब देखो बीमारी जानलेवा है मतलब समस्या बड़ी है, छोटी नहीं है। आगे आ जाओ। The government of India should immediately put a complete ban on people coming to India from country X, including those Indians who are settled in country X. कंप्लीट बैन लगा दे। तो देखो, किसी भी चीज पे अगर लोगों के आने से कोई वायरस आ रहा है तो लोगों पे बैन लगा देना एक उपाय। हम कहेंगे कि हाँ सर ऐसा हुआ था, कोरोना के टाइम पे हमने देखा था कि लोगों के आने जाने पर बैन लगा दिया गया था, लेकिन एक उचित उपाय नहीं है। ऐसी बीमारियां हर 20 साल में या फिर हर एक दशक में कुछ नए तरह की बीमारी पनप जाती है, बढ़ते दौर के अंदर कुछ ना कुछ तो नया आता है। ठीक है। ऐसे में बंद कर देना, बैन लगा देना उचित उपाय नहीं है। आप चेक कर लो, जो पीड़ित है उसको वहीं से पार कर दो, या दूसरे देश को बोलो एक्स को, देखो भाई तुम्हारे इधर से आ रहे हैं, चेक करके भेजो। बीमार यहाँ आया तो उल्टा भेजेंगे हम लोग और पैदल और भेजेंगे इसको। ठीक है। तो ऐसा कुछ किया जाना चाहिए, ना कि बैन ही लगा दो और नहीं आएगा इस देश से हमारे देश में कोई। ठीक है। देखो, भारत सरकार को तुरंत अपने सभी हवाई अड्डों और बंदरगाहों पर जांच केंद्र स्थापित करने चाहिए ताकि सकारात्मक परीक्षण करने वालों की पहचान की जा सके। बिल्कुल, जो पॉजिटिव है उसकी जांच कर लो, जो पॉजिटिव है उसको आने मत दो। ठीक है। तो ये एक सकारात्मक और सही यहाँ पे स्टेप होगा, ओनली सेकंड फॉलो करेगा। अगला हमारे पास में, कारखाने के लेखा अनुभाग में कुछ गंभीर गलतियां पाई गई हैं। खातों की जांच के लिए लेखा परीक्षकों की एक कुशल टीम नियुक्त की जानी चाहिए। देखो, लेखा अनुभाग जो है वहां पर है ना, अकाउंट सेक्शन, अकाउंट सेक्शन आप जानते हो हर एक विभाग का अकाउंट सेक्शन होता है जो पूरा जितना भी आने वाला पैसा, जाने वाला पैसा, सभी चीजों का लेखा जोखा रखता है। अब यहाँ पे ध्यान से पढ़ो कैसी गलतियां आई हैं, गंभीर।
ठीक है। सम सीरियस ब्लंडर्स, ये मजाक नहीं है सीरियस ब्लंडर्स का होना, मतलब समस्या बड़ी है तो कार्यवाही भी बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, देखें, खातों की जांच के लिए लेखा परीक्षकों की एक कुशल टीम नियुक्त की जानी चाहिए। कुशल टीम नियुक्त की जानी चाहिए, बिल्कुल बात सही है। एक टीम को बिठाओ और वो कुशल होनी चाहिए, क्योंकि खातों में जो बैठा है उसको तो खाते चलाना आता ही है, और वो अगर मिसयूज पे आएगा तो उसका मिसयूज पकड़ने के लिए उससे भी बेहतर और स्किल्ड टीम का पर्सन वहां पे जाना चाहिए। अगला, अनियमितता में शामिल सभी कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया जाना चाहिए। ठीक है, अनियमितता में जितने भी लोग शामिल थे उनसे डेफिनेट सी बात है, उनसे कारण तो पूछना ही वहां पर चाहिए। क्या करना चाहिए, कारण तो पूछना ही चाहिए। तो जब भी कोई गंभीर गलती होगी जल विभाग के द्वारा या किसी पर्टिकुलर ऑफिस के अंदर, किसी डिपार्टमेंट के अंदर या रेल विभाग के अंदर या कहीं पर भी कोई बड़ी गलती हो रही है, तो उन लोगों को कारण बताओ नोटिस देना एक सही उचित कार्यवाही वहां पर होती है। गंभीर गलती पाई जाए तो ऐसा नहीं सीधे ही पनिशमेंट, आप कारण बताओ नोटिस भेजो, पता करो, टीम भेजो, जांच करो स्पेशलिस्ट की। ठीक है, ये सही स्टेप होते हैं, ई करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट चले, ग्रामीणों के शहरी क्षेत्र की ओर प्रवास में अभूतपूर्ण वृद्धि हुई है, क्योंकि बार बार फसल की विफलता ने उन्हें अनिश्चित वित्तीय स्थिति में डाल दिया है। कार्यवाही देखिए, ग्रामीणों को उनके गांव में आय का वैकल्पिक स्रोत प्रदान किया जाना चाहिए जिससे वे वहीं टिके रहें। ठीक है, तो ग्रामीणों को उनके गांव में आय का वैकल्पिक स्रोत जो है वो प्रदान किया जाना चाहिए, जिससे क्या हो कि वो लोग वहीं पे टिके रहे। तो ये बात हमारे पास प्रवास में अभूतपूर्ण वृद्धि हुई है, क्योंकि बार बार फसल की विफलता, क्या कारण है, फसलें खराब हो जाती हैं, पैसा नहीं है, और पैसा नहीं है तो सीधी सी बात है आपके जीवन यापन पे फर्क पड़ेगा। आप जीवन यापन नहीं कर पाओगे तो गांव तो क्या है, लोग शहर छोड़ के चले जाते हैं। तो डेफिनेट सी बात है शहर की तरफ भागेगा, ज्यादा अपॉर्चुनिटीज की तरफ, कमाने की तरफ, अपना जीवन यापन कर सके उस काम के लिए। तो गांव में इस चीज को रोकना, जो उनका वहां से गांव छोड़ के शहर आना है, ये कब कम होगा, जब आप उनको गांव में ऐसे वैकल्पिक स्रोत दे रहे हो जिससे वो कमा सकता है। अगर वो वहां कमाएगा तो फिर नहीं आएगा शहर में। ठीक है, अगला, प्रवासित ग्रामीणों को जीवित रहने में मदद के लिए शहरी क्षेत्रों में नौकरियां प्रदान की जानी चाहिए। देखो, शहरों में नौकरी देना सुनने में तो अच्छा लगेगा, शहरों में नौकरी दे दो आ जाएंगे, और कब तक दोगे? आप कौन सा शहरों में पूरी पॉपुलेशन लेके बैठे हो, ज्यादातर तो गांव में है, और आ गई तो कैसे संभालोगे? अभी जितने वही नहीं संभल रहे हैं ढंग से तो। ठीक है, तो ये कोई सॉल्यूशन नहीं होता कि सबको शहर में नौकरी दे दो हो जाएगा। ठीक है, सबको नहीं दी जा सकती नौकरी, और ऐसा आप नौकरी देखोगे तो शहर वाले जो बेरोजगार बैठे हैं वो कहां जाएंगे? कौन सा आपके देश में इतनी नौकरियां हैं कि हर एक बेरोजगार के पास नौकरी यहां पर मिल जाएगी? और नौकरी कैसे क्रिएट कर दोगे? हाथ में है क्या? ऐसे ऐसे किया, चूना लगाया, पत्ता लगाया, लो हो गई नौकरी? नहीं लगेगा ना, ऐसा थोड़ी ना हो जाता है। ठीक है, तो इससे तो नई समस्याएं खड़ी हो जाएंगी। शहर वाले बोलेंगे हमें क्यों नहीं दी भैया, गांव वालों के लिए नौकरी बना रहे हो आप। और दूसरा, वो नौकरी देख करके बच्चे कुचे जो गांव में रह रहे हैं वो भी और आएंगे कि भैया अब तो नौकरी मिल रही है, अब तो छोड़ो यहां से, क्या करना है खेतीदारी में। और खेती नहीं होगी तो अनाज पैदा नहीं होगा, अनाज पैदा नहीं होगा तो हमारे देश में जो खाद्य की जो हमारे पास में प्रोडक्शन था वो प्रोडक्शन कम हो जाएगा, नई समस्याएं खड़ी हो जाएंगी। तो ऐसा समाधान जिससे नई समस्याएं खड़ी हो जाए वो उचित समाधान नहीं होता, ओनली फर्स्ट फॉलो करेगा। अगला देखिए, एक विशेष उत्पाद की बिक्री काफी कम हो गई है जिससे कंपनी को बड़ी चिंता हो रही है। कोई विशेष उत्पाद है, जैसे हर कंपनी के आजकल बहुत सारे उत्पाद होते हैं, ठीक है, और उनमें से कोई एक उत्पाद है जिसकी बिक्री जो है जितनी होनी चाहिए थी उससे क्या हो गई है, यहाँ पे कम हो गई है। तो हमसे पूछा है कि कंपनी को बाजार में प्रतिद्वंदी उत्पादों को उचित अध्ययन करना चाहिए। ठीक है, द कंपनी शुड मेक ए प्रॉपर स्टडी ऑफ राइवल प्रोडक्ट्स इन दी मार्केट। कंपनी जो है बाजार में प्रतिद्वंदी उत्पादों का उचित अध्ययन वहां पर उसको करना चाहिए। तो यहां देखिए ये बात एकदम सही है, आपका कॉम्पिटिटर अगर उस चीज को अच्छा बेच रहा है तो आपको स्टडी करो, वो क्या चीज टारगेट कर रहा है, ठीक है, वो क्या प्रोवाइड कर रहा है, क्या फैसिलिटीज वहां पे दे रहा है। उत्पादों की कीमत कम की जानी चाहिए और गुणवत्ता में सुधार किया जाना चाहिए। दूसरा क्या है कि उत्पाद जो है उसकी कीमत को कम कर दो, भाई नहीं बिक रहा है तो उसकी कीमत कम करो। ठीक है, और कीमत कम करके फिर आप देखो। ठीक है, अब आप कीमत कम कर दोगे तो हो सकता है कि वहां पे कीमत कम करने से
और लोग जो हैं उस उत्पाद को ज्यादा खरीदें। ठीक है, तो यहां पे उत्पादों की कीमत कम की जानी चाहिए, गुणवत्ता में सुधार किया जाना चाहिए। ठीक है, अब देखो यहां पे उत्पाद का देखो, कई बार आप लोगों ने देखा होगा सस्ते भी उत्पाद हैं लेकिन वो नहीं बिकते, और कई बार बहुत महंगा उत्पाद है वो ज्यादा बिक रहा है। तो यहां फैक्टर बहुत सारे हैं, मार्केटिंग का फैक्टर है और कई सारे और दूसरे फैक्टर्स हमारे पास में हो जाते हैं। ठीक है, कई सारे और दूसरे फैक्टर्स हमारे पास में हो जाते हैं। गुणवत्ता में सुधार करना एक सही स्टेप है, इसके लिए हम कहेंगे बिल्कुल गुणवत्ता अगर बेहतर की जा सकती है तो बेहतर करो। ठीक है, लेकिन किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की बात हो रही है, बाकी तो बिक रहे हैं लेकिन वो ही नहीं बिक रहा, वही नहीं बिक रहा। ठीक है, तो यहां पे सभी उत्पादों की कीमत को कम करना, प्रोडक्ट्स की कीमत को कम करना एक सही विकल्प हमारे पास नहीं होगा, बल्कि आप पता करो, आप स्टडी करो अच्छे से कि क्यों नहीं बिक रहा आपका वाला, क्या कमी है इसके अंदर ऐसी। ठीक है, क्या ऐसी कमी है जिसकी वजह से लोग उसको नहीं खरीद रहे हैं, लोग उसको पसंद नहीं कर रहे हैं, लोग वो ऑर्डर नहीं हो रहा है ज्यादा। ठीक है, उसका पता करना चाहिए, ओनली फर्स्ट यहाँ पे फॉलो करेगा। ठीक है, देखो आधा कहीं ना कहीं सही था, ये गुणवत्ता में सुधार किया जाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट अगला, स्वदेशी बाजार में आयातित फलों की उपलब्धता बढ़ गई है और इसीलिए स्वदेशी फलों की मांग कम हो गई है। स्वदेशी बाजार में आयातित फलों की उपलब्धता बढ़ गई है। ठीक है, द अवेलेबिलिटी ऑफ इंपोर्टेड फ्रूट्स हैज इंक्रीज्ड इन द इंडिजिनस मार्केट एंड सो द डिमांड फॉर इंडिजिनस फ्रूट्स हैज बीन डिक्रीज्ड। ठीक है, स्वदेशी बाजार में जो बाहर से आयात किया है, आयात मतलब जो बाहर से खरीदा है, ऐसे फलों की उपलब्धता बढ़ गई है। भैया आपके पास सेब थे, अब इसमें चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश, यहाँ से आए हुए सेब और आ गए, और इसीलिए स्वदेशी फलों की मांग कम हो गई। अब देश वाले ना खरीद के लोग बोल रहे हैं अब तो खाऊंगा पाकिस्तान वाला सेब, बांग्लादेश वाला सेब, श्रीलंका वाला सेब, ठीक है, नेपाल वाला सेब, म्यांमार वाला सेब, ये मांग जो है कम हो गई। तो देखो, फलों को स्वदेशी उत्पादकों की मदद के लिए सरकार को इन फलों पर उच्च आयात शुल्क लगाना चाहिए, भले ही वे अच्छी गुणवत्ता के क्यों ना हो। ठीक है, स्वदेशी फलों की मांग में कमी हो रही है, देखो इसके भी फर्क है। समस्या क्या है, स्वदेशी माल जो है वो अब कम बिक रहा है, बाहर का माल जो है वो ज्यादा बिक रहा है। तो ऐसी स्थिति में गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, ये यहां पर पूछा गया है। ठीक है, तो देखो यहां आयात शुल्क बढ़ाना एक सही विकल्प नहीं है। देखो, लोगों को सही और सबसे बेहतर चीज प्रोवाइड करना देश की गवर्नमेंट का काम होता है। अब आपके देश में बेहतर फ्रूट्स हो या कपड़ा हो या और कोई चीज हो, वो प्रोवाइड नहीं करवा पा रहे आपके देश के लोग, जैसे चाइना के आइटम बिक रहे हैं, तो उसका उपाय ये थोड़ी ना है कि चाइना पे टैक्स बढ़ाते चलो बढ़ाते चलो बढ़ाते चलो। अरे आपके लोग नहीं दे पा रहे सस्ता, वो दूसरा देश होने के बावजूद सस्ती चीजें बेच रहा है आपके लोगों को, तो आप लगाओ ना यहाँ पे। आपका तो खुद का देश है, इंपोर्ट चार्जेस भी नहीं लगेगा, बनवाओ ना हर एक आइटम को। 140 करोड़ लेके बैठे हो तो इनकी जरूरतों के बारे में सोचो। और यहां बेरोजगार ज्यादा हैं, ऐसा मॉड्यूल बनाओ, ऐसे स्ट्रक्चर्स बनाओ ताकि लोग काम करें, और वो जो जरूरतें चाइना पूरी कर रहा है वो हम ही पूरी कर पाए। इससे लोगों को रोजगार भी मिल गया, आपके देश में रोजगार आ गया, यहाँ का पैसा यहीं रह गया, फायदे कितने हैं। ठीक है, तो ऐसे सुधार होने चाहिए। ठीक है, यहाँ ये नहीं सुधार होगा, टैक्स बढ़ा दो, मत बिकने दो बाहर वालों को, तो अंदर वाले वैसे बिकेंगे नहीं। कंपटीशन कंपटीशन होता है, और कंपटीशन के कारण ही मार्केट की डिमांड और सप्लाई की रेट जो है बनी रहती है। हर चीज आपको सही दामों में तभी मिलती है जब कंपटीशन होता है। ठीक है, अगर वो बाहर वाला भी 10 रुपए में आके बेच रहा है तो आप 20 में नहीं बेचेगा आपके यहाँ का बढ़िया, वो भी 10 रुपए में बेचेगा उसको। ठीक है, तो ये हमारे पास गलत हुआ। फल विक्रेताओं को आयातित फल बेचना बंद कर देना चाहिए ताकि देसी फलों की मांग बढ़े। ये कोई तरीका नहीं हुआ कि बाहर से खरीदे हुए बेचो ही मत, तो अपने देश का बिकेगा फिर। अपने देश वाला एक तो अच्छे क्वालिटी का रखो, ठीक है, ऐसी चीज रखो जो बिक सके, उसमें वो परिवर्तन करो, उसको इतना सस्ता करो कि बाहर वाले के बजाय वो बिक सके। तो देश के देश में रह के चेंजेस नहीं कर पाओगे तो क्या करोगे, ये सही होगा नीदर। नेक्स्ट आओ, अगला हमारे पास राजधानी में निर्यातिक आरोप लगा रहे हैं। एक्सपोर्टर्स इन दी कैपिटल आर एलिजिंग दैट कॉमर्शियल बैंक आर वायलेटिंग ए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डायरेक्टिव
to operate a post shipment export credit denominated in foreign currency at international rates from January this year। ठीक है, राजधानी में निर्यातक आरोप लगा रहे हैं कि वाणिज्यिक बैंक इस साल जनवरी से अंतरराष्ट्रीय दरों पर विदेशी मुद्रा में मूल्य वर्गित पोस्ट शिपमेंट निर्यात क्रेडिट को संचालित करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देश का उल्लंघन कर रहे हैं। ठीक है, एक्सपोर्टर्स इन दी कैपिटल, देखो थोड़ा सा इंफॉर्मेटिंग और बड़ी आपके पास में सिचुएशन आ जाए, उसको पूरा समझो, उसके बाद ही आप चलो उसके कोर्स ऑफ एक्शन पे। कि राजधानी के अंदर जो एक्सपोर्टर्स हैं वो क्या एलिज कर रहे हैं कि कॉमर्शियल बैंक जितने भी है ना, वो रिजर्व बैंक की कोई डायरेक्टिव है, कोई भी नियम निर्देश है, उसका पालन नहीं कर रहे। ठीक है, जो पोस्ट शिपमेंट एक्सपोर्ट क्रेडिट डिनोमिनेटेड है फॉरेन करेंसी एट इंटरनेशनल रेट्स फॉर जनवरी दिस ईयर, जनवरी से, तो भैया इनको बोलना चाहिए कोर्स ऑफ एक्शन। द ऑफिसर्स कंसर्न्ड इन द कॉमर्शियल बैंक्स आर टू बी सस्पेंडेड। ये कोई इलाज थोड़ी होता है भैया, आप समस्या का पता लगाओ, ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों नहीं लागू कर रहे हैं रिजर्व बैंक की पॉलिसी को अपने बैंक के अंदर, क्या कारण है, उसको सुधारो, पता करो, और फिर गलती निकलती है तो फिर करो सस्पेंड। अगला, द आरबीआई शुड बी आस्क्ड टू स्टॉप गिविंग सच डायरेक्टिव्स टू कॉमर्शियल बैंक। ये क्या बात हुई, आरबीआई का काम है रेगुलेट करना, वो नहीं करेगा तो कौन, बैंकों के ऊपर कौन है, आरबीआई है, वही तो संभाल रहा है। मनमर्जी पे आगे बैंक तो क्या करेंगे लोग, मनमर्जी नहीं करने दे सकते ना, यही तो हमारे पास में डेमोक्रेसी है, मनमर्जी नहीं करने दे सकते उनको, तो यहां नाइदर फॉलोज। नेक्स्ट, अगला हमारे पास में अंतिम वर्ष की डिग्री परीक्षा के दौरान बड़ी संख्या में छात्रों को अनुचित साधनों का उपयोग करते हुए पकड़ा है। समस्या बड़ी है, ये आपको पता लगता है इन शब्दों से। पता चला, जैसे यूपी में एक बार न्यूज आई थी अखबार के अंदर कि लोग, पेरेंट्स और सभी घर वाले, इस लेवल पे चीटिंग हो रही है 10वीं क्लास और 12वीं क्लास के बच्चों के लिए कि वो एग्जामिनेशन हॉल, उसके आसपास की खिड़कियों में खड़े होके, स्कूल के बाहर खड़े होके दूर दूर से दिखा रहे हैं आंसर्स क्या होंगे, सरेआम चीटिंग हो रही। तो इस तरह की अगर सिचुएशन है कहीं पर भी, अंतिम वर्ष की डिग्री परीक्षा के अंदर ऐसा हो रहा है कि बड़ी संख्या में लोग चीटिंग करते हुए पकड़े गए, तो क्या कार्यवाही होनी चाहिए। देखिए, इन सभी छात्रों को प्राधिकरण द्वारा आयोजित किसी भी परीक्षा में उपस्थित होने से स्थायी रूप से रोक देना चाहिए। देखो, ये देखो बहुत कठोर कदम हो गया, क्या हो गया, बहुत कठोर, बहुत हार्श हमारे पास में स्टेप हो गया कि उनको क्या कर दो, प्रतिबंधित कर दो। ये हमारे पास में सही नहीं होगा। प्राधिकरण द्वारा इन छात्रों के अभिभावकों को बुलाकर सूचित किया जाना चाहिए कि भविष्य में इस तरह का कोई भी व्यवहार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ठीक है, the guardians of these students should be called by the authority to inform them that any such behavior in future will not be tolerated। ठीक है, तो यहां देखो ये हमको बोल रखा है कि गार्जियन जो है उनको बुलाओ और should be called by authority to inform them that any such behavior in future will not be tolerated। ये तो अपने आप में सही स्टेप है। ठीक है, दूसरा तो सही है कि प्राधिकरण उन बच्चों के पेरेंट्स को बुलाए और उनको बोले देखो ऐसे चैटिंग करते हुए पाए गए हैं तो ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, वार्निंग उनको दी जाए, तो ये अपने आप में क्या होगा, हमारे पास में सही होगा। नेक्स्ट आओ, नेक्स्ट हमारे पास में वर्तमान छुट्टियों के मौसम के दौरान अधिकांश लंबी दूरी की ट्रेनों में बर्थ के लिए अनुरोधों की संख्या में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। ठीक है, तो रेलवे अथॉरिटी को तुरंत इनमें से प्रत्येक ट्रेन में अतिरिक्त कोच लगाकर क्षमता बढ़ानी चाहिए। छुट्टियों के दौरान क्या हो गया, लंबी दूरी की ट्रेनों में बर्थ के लिए अनुरोधों की संख्या में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है, मतलब कंसिडरेबल है। ये क्या है, कंसिडरेबल इंक्रीज हुआ है, ऐसा इंक्रीज जो आपको मानना पड़ेगा अभी ज्यादा है और इनका जुगाड़ करना पड़ेगा उस तरीके से। अब एक्स्ट्रा कोच लगा दे, सही सॉल्यूशन है, और आपको पता है त्योहारों पे ये करते भी है, मतलब ये चीज आपके लिए नई नहीं है ना, होली दिवाली करना पड़ता है, कोचेस में डब्बों की संख्या बढ़ानी पड़ती है ताकि लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपने घरों तक जा सके जो भी कामकाजी लोग हैं। अगला, आवास जाने वाले लोगों की छुट्टियों के बाद अपनी यात्रा योजना बनाने की सलाह दी जानी चाहिए। द पीपल सीकिंग अकोमोडेशन शुड बी एडवाइज्ड टू मेक देयर ट्रेवल प्लान आफ्टर द हॉलीडे। आवास जाने वाले लोगों की छुट्टियों के बाद अपनी यात्रा योजना बनाने की सलाह दी जानी चाहिए। ठीक है, देखो किसी को ये बोलना कि आपको इस टाइम ना जाकर के इस टाइम जाओ ताकि आपको भीड़ भाड़ ज्यादा ना मिले, तो ये सलाह जो है ये इंडिविजुअल लेवल की होती है, गवर्नमेंट इस तरह की सलाह नहीं देती, बल्कि ऐसा थोड़ी बोलेंगे कि होली आ रही है, कुछ लोग होली पे चले जाओ, कुछ होली के पहले चले जाओ, कुछ होली के बाद चले जाना, नहीं होगा ना। त्योहार आ रहा है तो सभी को टाइम पे जाना जरूरी है। दिवाली है तो ऐसा थोड़ी ना होगा कि तुम 1 महीने पहले चले जाओ,
तुम 10 दिन पहले, तुम 20 दिन पहले, तुम दिवाली के दिन चले जाओ, तुम दिवाली के 2 दिन बाद, तुम दिवाली के 5 दिन बाद, नहीं कर सकते ना ऐसा। ठीक है, तो ओनली फर्स्ट जो होगा वो यहां पर फॉलो करेगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। अगर आपने ये एग्जाम्पल्स को सुना है, समझा है, ठीक है, यहाँ सोशल इंटेलिजेंस की इन्वॉल्वमेंट होती है, सोशल इंटेलिजेंस आप लोगों की अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, और क्या आपका थॉट प्रोसेस हो, किस तरीके से आपको सोचना होता है इन सवालों के अंदर, वो आपको भली बात अच्छे लेवल पे बताया। अगर आप इन चीजों को समझ लेते हो, इन क्वेश्चंस को 2 से 4 बार निकाल लेते हो, तो फिर डेफिनेटली इन क्वेश्चंस के अंदर आप अच्छा करेंगे। ठीक है, तो इसी आशा के साथ में कि आप अच्छा इसी प्रकार से चीजें सीखते रहेंगे। ठीक है, आपके लिए सेशन था। So that's it. Thank you so much.